हेलो फ्रेंड्स, सिविल स्टैफ की यूपीएससी प्रीलिम्स स्थापना डे 5 डिस्कशन के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत। इस लेक्चर के अंदर हम आपके साथ इंडियन प्लानिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एंड एलपीजी रिफॉर्म्स, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे जो हमने आपके साथ क्रैश कोर्स में भी कवर करे हैं। यूपीएससी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनके अंदर से हर साल क्वेश्चन पूछे जाने की कंप्लीट एक्सपेक्टेशन रहती है। मूविंग अहेड, आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा प्लान ऑफ एक्शन हमने चालू करा था, जो बीच में बिकॉज ऑफ लॉकडाउन के रीजंस की वजह से अटक गया था, वो भी रिज्यूम हो पा रहा है। तो अभी देखिए डे 5 आपके सामने आने लग रहा है। डे 1 पे हमने आपके साथ ऑलरेडी मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एज वेल एज इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज डिस्कस कर ली थी स्थापना में, एंड प्रयास लाइव सेशन में उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अभी ये स्थापना डे 2 के अंदर हमने आपके साथ फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन एज वेल एज इन्फ्लेशन मैनेजमेंट डिस्कस करा था, एंड प्रयास लाइव सेशन में उसके एमसीक्यूज हो चुके थे। स्थापना डे 3 में हमने आपके साथ कंपोनेंट्स ऑफ बजट, डेफिसिट एंड इट्स मैनेजमेंट डिस्कस कर लिया था, एंड प्रयास लाइव सेशन में उसके एमसीक्यूज। सिमिलरली स्थापना डे 4 के ऊपर हमने आपके साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट एज वेल एज एक्सचेंज रेट डिस्कस कर ली थी, एंड देर बार उसके बाद अपने आपका प्रयास सेशन के अंदर आपका क्वेश्चन डिस्कस करवा दिए थे। अब डे 5 का जो ये वीडियो है उसके अंदर जैसे कि मैंने आपको कहा 5 ईयर प्लान्स के बारे में हम बात करेंगे, रिवीजन करेंगे, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एंड एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। एंड आज रात को यानी कि 8 PM पे हम आपके साथ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उसी चीज़ के। सो 23 अप्रैल फ्राइडे, थर्सडे की बात कर रहा हूँ मैं, थर्सडे को वी हैव टू सिट एट 8 PM इन द इवनिंग, एंड प्रयास लाइव सेशंस के अंदर हमारे को उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपको तैयार रहना है। जितने भी लोग अभी स्थापना देख रहे हैं उन्हें 23 अप्रैल 8 PM पे प्रयास लाइव सेशन में बिल्कुल प्रेजेंट रहना है, ताकि वो अपने जो लर्न करे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग्स हैं, सारी चीज़ों को वो टेस्ट करके देख सके कि कितना अच्छे से वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जीतेगा तो वही जो क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व कर जाएगा। कल यानी कि फ्राइडे डे 6 के आपको जो है स्थापना का सेशन मिल जाएगा, जिसमें हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन कर लेंगे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस और मिसलेनियस टॉपिक से रिलेटेड, और उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हम प्रयास के सेशन के अंदर आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ये प्रकार का प्लान ऑफ एक्शन जो पहले स्टार्ट हुआ था उसको हम उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर जा पाएंगे। राइट, हमने आपके लिए क्रैश कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। अब तो आपके लिए क्रैश कोर्सेज अनबंडल करके लॉन्च करे हुए। तो सपोज कर लीजिए कि आपको इकोनॉमी के अंदर डर लगता है, या आपके पास नोट्स नहीं है, या कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप केवल इकोनॉमी का जो है मॉड्यूल ले सकते हैं, कॉस्टेड 1499, यानी कि उससे ज़्यादा आपको कुछ खर्चा भी नहीं रहेगा। 1500 रुपये में आपको पूरा मॉड्यूल मिल जाएगा। उस मॉड्यूल के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 20 तक के आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, रनिंग इनटू मोर 250+ पेजेस। हर एक लेक्चर का आपको वीडियो मिल जाएगा, 1.5 घंटे का वीडियो आपको मिल जाएगा। हर एक वीडियो के अंदर, हर एक नोट के अंदर आपको क्वेश्चंस सॉल्व करे हुए मिल जाएंगे, एज वेल एज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे, यानी कि लिए आपको मॉडल क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, सैम्पल क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और आपको जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। राइट, आपको हर एक चीज को एनिमेशन के माध्यम से सिखाया जाएगा, सच दैट कि लर्निंग फन होए, इंटरेस्टिंग होए, मजा भी आए, सारी चीजें हो। बेसिक से सिखाया जाएगा, हर एक चीज का डेफिनेशन को पकड़ पकड़ कर सिखाया जाएगा। क्यों? ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे, और क्वेश्चन सॉल्व करवाते हुए करवाया जाएगा, ताकि जो भी आपको सिखाया जा रहा है उसको आपको क्वेश्चन के अंदर जो है यूज करना आना चाहिए अपनी नॉलेज को। तो सारे कंपोनेंट्स को हम लोग टच कर जाएंगे। आप लोगों को ये हमारे मॉड्यूल्स, जो कि मैंने आपको इकोनॉमी का बताया, सेम टू सेम चीज ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर मॉड्यूल के लिए एप्लीकेबल है। मूविंग अहेड, हम चालू करते हैं हमारा रिवीजन। तो देखिए ये रिवीजन का लेक्चर है, इसमें बहुत सारी बेसिक बातों को मैं एकदम एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन टच में हर चीज़ को करूंगा। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो हमारे सामने 2 ऑप्शन थे, हम कैपिटलिज्म की तरफ जा सकते थे या सोशलिज्म की तरफ जा सकते थे। तो जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे, उन्होंने डिसाइड करा कि हम प्योरली कैपिटलिज्म की तरफ भी नहीं जाएंगे, कि पूरा मार्केट फोर्सेस को एकदम फ्री प्ले दे दिया कि भैया जिसको जो करना है कर ले, है ना। प्योरली सोशलिज्म की तरफ भी नहीं जाएंगे कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ही नहीं रहेगी, जो भी करेगा स्टेट करेगा, जो भी करेगी गवर्नमेंट करेगी, हर चीज के अंदर गवर्नमेंट मालिक, गवर्नमेंट डिसीजन मेकर, गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट वो। तो ना हम प्योर कैपिटलिज्म की तरफ गए, ना हम प्योर सोशलिज्म की तरफ गए। हम गए कहां पर? हम गए टुवर्ड्स मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब यह है कि जहां तक रही उद्योग को हैंडल करने की बात, या फिर इकोनॉमी को दिशा देने की बात, या इकोनॉमी के अंदर काम करवाने की बात, तो प्राइवेट सेक्टर भी प्रेजेंट रहेगा और स्टेट यानी कि गवर्नमेंट भी प्रेजेंट रहेगी, और दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे। ये प्रकार से हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बात करी है क्रैश कोर्स के अंदर। उसके बाद हमने देखा कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी तो अपना ली, अब इसके अंदर व्हाट इज द रोल ऑफ प्लानिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, एंड व्हाट आर द गोल्स ऑफ प्लानिंग। तो प्लान क्या होता है? जब भी हमारे पास रिसोर्स कम होता है, जो कि हमेशा कम होता है, राइट, और जब भी हमारे सामने चैलेंजेस बहुत बड़े होते हैं, जो कि हमेशा हमारे सामने चैलेंजेस बड़े होते हैं, इन दैट सिनेरियो
हमारे को हमारे रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है सच दैट कि हमारे समाज का, सोसाइटी का बेस्ट में बेस्ट वेलफेयर हमारे को जो है देखने को मिल जाए, राइट। तो वही सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या करा कि हमने डिसाइड करा कि हमें प्लान्स फॉलो करेंगे, यानी कि 5 ईयर प्लान्स फॉलो करेंगे और हर प्लान के अंदर हम कुछ गोल्स डिसाइड करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे और उनको हम अचीव करने की कोशिश करेंगे उस 5 ईयर के प्लान के अंदर। जनरली स्पीकिंग 4 गोल्स अगर हर प्लान के अंदर जो देखे जा सकते थे, वो 4 गोल्स ये थे कि ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी एज वेल एज सेल्फ रिलायंस। ये चारों चीजों के ऊपर हमारे को काम करना था। ग्रोथ यानी कि जो भी हम प्रोड्यूस करने लग रहे हैं उसको हमारे को ज्यादा प्रोड्यूस करना है, खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं ज्यादा प्रोड्यूस करना है, कपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं ज्यादा प्रोड्यूस करना है, आयरन एंड स्टील यूज प्रोड्यूस कर रहे हैं ज्यादा प्रोड्यूस करना है, कोल प्रोड्यूस कर रहे हैं ज्यादा प्रोड्यूस करना है, हर चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं ज्यादा प्रोड्यूस करना है। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी है, उसकी नीड्स बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा है। उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए ग्रोथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ होएगी यानी कि प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है यानी कि इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है यानी कि लोगों के घर में इनकम जा रही है, लोगों के घर में इनकम जा रही है यानी उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। लेकिन ये सब कब होगा? जब सबसे पहले प्रोडक्शन बढ़ेगा यानी कि ग्रोथ होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जीडीपी का डेफिनेशन तो आप जानते ही हैं, तो ग्रोथ बहुत जरूरी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक रीजन के अंदर एक प्रकार के लोग बहुत आगे भागने लग रहे हैं, बाकी सारे लोग पीछे जाने लग रहे हैं। इक्विटी भी रहनी चाहिए। इक्विटी का मतलब क्या है? आपकी भी ग्रोथ, मेरी भी ग्रोथ, सबका साथ, सबका विकास। मोदी जी ने जो बोला वही प्रकार की बातें पहले भी थी। ऐसा नहीं था कि केवल हम जो है अब नारा दे दिए तो ये चीज आप चालू रही है। इक्विटी के ऊपर काम करना था। कितना अच्छे से काम कर पाए हैं, कितना अच्छे से काम कर रहे हैं, वो एक अलग डिबेट है, उसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा। अभी हम बात करेंगे थियोरेटिकली स्पीकिंग। तो इक्विटी के ऊपर ध्यान था कि हर एक रीजन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, हर एक रीजन के अंदर जॉब्स क्रिएट होने चाहिए, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए, हर लोगों को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। वो था इक्विटी। मॉडर्नाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन? अगर हम लोग पुराने टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, पुरानी प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज करने लग रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी कम है, जिसकी वजह से हमारी उपज कम है, जिसकी वजह से हम जितना अच्छा काम कर सकते थे उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हमारे को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। हमारे को मॉडर्न टूल्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न मशीनरी, सारी चीजों को हमारे को जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाना था। वो टाइम पे भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाना था, बीच में भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाने आए और आगे चलते हुए भी आज से इस साल, अगले 10 साल बाद, 15 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद हर बार हमारे सामने ये चैलेंज रहने वाला है कि जो हम टेक्नोलॉजी यूज करने लग रहे हैं वो विकसित होती जाने लग रही है दुनिया भर के अंदर, और हमारे यहाँ पर भी जो है हमारे को बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजीज को यूज करना है। तो और ये मॉडर्नाइजेशन केवल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का नहीं होता है, दिमाग का भी होता है। जो हमारा माइंडसेट है उसको भी मॉडर्नाइज करने की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमने जो बात करी थी वो थी सेल्फ रिलायंस की, आत्मनिर्भरता की। आत्मनिर्भरता क्यों इंपॉर्टेंट है? वो टाइम पे इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि अंग्रेजों के शासन के अंदर से हम बाहर निकल कर आए थे, गुलाम देश से आजाद देश हम बने थे। तो वो साइकोलॉजी के अंदर हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि देखिए अब हमारे को किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं होना है, कोई भी बाहर कंट्री वालों के ऊपर निर्भर नहीं होना है, क्योंकि अब हम इंडिपेंडेंट कंट्री है। अगर हम किसी और के ऊपर निर्भर रहते तो सामने वाला हमारा आर्म ट्विस्ट कर सकता है, हाथ मोड़ सकता है, हमारा फायदा उठा सकता है, हमारे को डिक्टेट कर सकता है कि ये पॉलिसीज आपको अपनानी पड़ेगी, वो पॉलिसीज आपको अपनानी पड़ेगी। वो चीजें हमारे को कतई जो है ओके नहीं थी। वी वर नॉट एट ऑल ओके विद इट। सो व्हाट डिड वी डिसाइड कि वी हैव टू गो फॉर सेल्फ रिलायंस, राइट? कि हमारा जो भी मोस्ट क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स है उसको हम इंटरनली फुलफिल करेंगे, हम अपने पैरों पे खुद खड़े होंगे, हम बाहर वाले लोगों के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं होंगे। वो कैसे मैनिफेस्ट करेगा वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आज के टाइम पे यानी कि अगर मैं आपसे 2020, 2021, 2022 ये इन ईयर्स की बात अगर करूं तो कोरोना वायरस के दौरान हमने क्या चीज रियलाइज करी कि चाइना के ऊपर जो हमारी जरूरत से ज्यादा निर्भरता है, खासकर दवाइयों के रॉ मटेरियल के लिए, वो गलत चीज है। वैसा नहीं होना चाहिए, हम अपने पैरों पे खुद खड़े रहने चाहिए और उसके लिए भारत सरकार ने जो काम करना भी शुरू करा। तो एट वेरियस पॉइंट्स इन टाइम ये सेल्फ रिलायंस का जो मतलब एक सेंटिमेंट है, इसके अंदर एक अपसर्ज हमारे को देखने को मिलता है। एंड खासकर आफ्टर इंडिपेंडेंस जब प्लानिंग वगैरह शुरू हुई थी तब तो हमारे को ये भैया बहुत ज्यादा देखने को मिला था सेल्फ रिलायंस, एंड फॉर वैलिड रीजंस हमारे को सेल्फ रिलायंस के ऊपर इंपॉर्टेंस जो है देखने को मिली थी। तो ये बैकग्राउंड अगर आपको मालूम है तो आपको ये सारी चीजें समझ में बहुत आराम से आ जाएगी, राइट? हमने ये सारी चीजों को इन डिटेल आपके साथ क्रैश कोर्स में डिस्कस करा हुआ है, जितना मैंने बताया उससे काफी ज्यादा। अब बात करते हैं रिवीजन की। एक एक प्लान को हम पकड़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 एनुअल प्लान, फोर्थ, फिफ्थ, रोलिंग प्लान, 6, 7, और हर एक प्लान के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैं टच करता हुआ चलूंगा। ये रिवीजन क्लास है, बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर खोद के मैं आपको नहीं लेकर जाऊंगा क्योंकि आपका भी टाइम बर्बाद हो जाएगा और शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, लेकिन हर इंपॉर्टेंट चीज को मैं टच करता हुआ जरूर चलूंगा और कुछ चीजों के बारे में अच्छी बातें करता हुआ भी चलूंगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में 3, 4, 5 चीजें आपको मालूम होनी चाहिए।
ये हेरोड दोमार मॉडल के ऊपर बेस्ड है। आम आदमी को हेरोड दोमार मॉडल क्या है वो नहीं मालूम है, और आपको नहीं मालूम है तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये इकोनॉमी का अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है। इसको आप जो है इतना मान लीजिए कि हाँ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज बेस्ड ऑन हेरोड दोमार मॉडल। होता कैसा है इसके अंदर कि हमारे पास था रेफ्यूजीज का प्रॉब्लम, फूड शॉर्टेज का प्रॉब्लम, महंगाई हमारी बढ़ती जाने लग रही थी, और इस संदर्भ के अंदर, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इस भूमिका के अंदर हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था। राइटली हमने फोकस करा था एग्रीकल्चर के ऊपर और प्राइस स्टेबिलिटी के और पावर और ट्रांसपोर्ट के ऊपर। एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों? खाना रहेगा तो बाकी सब चीज रहेगी ना। जब तक अगर मतलब पेट में ही कुछ नहीं जाएगा तो फिर बाकी चीजों का क्या रेलेवेंस रहेगा। और फूड शॉर्टेज अंग्रेजों के जमाने में हो जाता था, फमाइंस हो जाते थे, लाखों करोड़ों लोग मर जाते थे। आजाद भारत के अंदर ना कभी हुआ ना कभी होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो इसीलिए हुई क्योंकि हमने एग्रीकल्चर के ऊपर जो है फोकस डे 1 से देना शुरू करा था। सक्सेसफुल प्लान था, ऑब्जेक्टिव्स जो सेट करे थे वो अचीव हुए, राइट। सारे टारगेट्स मोर और लेस अचीव हुए। रेफ्यूजीज को एस्टेब्लिश कर दिया गया, रिहेबिलिटेट कर दिया गया। फूड के अंदर जो है सेल्फ सफिशिएंसी लाने में हम सफल रहे। कंट्रोल ऑफ प्राइसेस करने के अंदर हम सफल रहे। जो टारगेट हमारी ग्रोथ रेट थे उससे ज़्यादा हमने ग्रोथ को अचीव करा। नंबर्स को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, फीलिंग्स को समझने की ज़रूरत है। फीलिंग समझिए। सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में वापस से बात करेंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमने देखा, राइट। अब देखिए, हेरोड दोमार ग्रोथ मॉडल was again used for overall projection and strategy। तो वापस से हेरोड दोमार ग्रोथ मॉडल को यूज करा गया, राइट। रिसोर्स एलोकेशन करे गए ब्रॉड सेक्टर्स के अंदर, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, राइट। 2 and 4 सेक्टर मॉडल वाज प्रिपेयर्ड बाय पीसी महालनोबिस। इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये नहीं है कि एग्जैक्टली वो टाइम पे क्या स्ट्रेटेजी करी गई थी, इंपॉर्टेंट ये है नाम, पीसी महालनोबिस, राइट। तो इसको महालनोबिस प्लान भी कहा जाता है क्योंकि जो महालनोबिस साहब थे उन्होंने इस प्लान के रचना के अंदर एज वेल एज इंप्लीमेंटेशन के अंदर काफी अहम भूमिका निभाई थी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर जो है हमने अच्छी पकड़ हासिल कर ली थी, राइट। सेकंड प्लान के दौरान हमारे को ये परसीव हो रहा था कि ऑलरेडी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का दौर है, और ये फील करा जाने लग रहा था कि एग्रीकल्चर को थोड़ी सी लोअर प्रायोरिटी दी जा सकती है और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को थोड़ी सी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा सकती है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कौन सा वाला? हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रियलाइजेशन। हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रियलाइजेशन इज कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो बेसिक इंडस्ट्री है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने आयरन एंड स्टील का नाम लिया, माइनिंग का नाम लिया, तो हैवी मशीनरी का नाम लिया, राइट। तो ये होती है आपकी हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज, राइट। It advocated huge imports through foreign loans कि जो अगर इंपोर्ट करना पड़े तो करना पड़े। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 was based on establishment of socialistic pattern। तो सोशलिस्टिक पैटर्न के बारे में मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात करी थी, और वही इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 भी एडवोकेट कर रहा है कि हमारे को सोशलिस्टिक पैटर्न को जो है वो अपनाना है। हमारे को रेक्टिफाई करने हैं इम्बैलेंसेस इन द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। तो इम्बैलेंसेस क्या थे इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में अंग्रेजों के दौरान? कि कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस के अंदर तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, बाकी सारे एरियाज के अंदर बहुत कम इंडस्ट्रीज थी। एक प्रकार की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा थी, एक प्रकार की इंडस्ट्री बिल्कुल थी ही नहीं। तो ये प्रकार के जो इम्बैलेंसेस थे उनको हमारे को ओवरकम करना है। जैसे अंग्रेजों ने हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज को इंडिया के अंदर डेवलप करवाया ही नहीं, होने भी नहीं दिया, कोई इंसेंटिव भी नहीं करा, कोई काम भी नहीं करा। तो ये इंडस्ट्री, देयर वाज कंप्लीट लैक, कंप्लीट वैक्यूम ऑफ दिस हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री। तो वही चीज़ को हमारे को फुलफिल करना है। अब देखिए, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज लगाना, अलग अलग रीजन के अंदर जाके इंडस्ट्रीज लगाना, तो ये आसान बात नहीं है। इसके अंदर बहुत पैसा लगता है, और वो बहुत सारा पैसा किसके पास है? वो बहुत सारा पैसा, ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट, दैट कैन बी मेट ओनली बाय द गवर्नमेंट। इसीलिए जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो गवर्नमेंट के हाथ में ज़्यादा थी, क्योंकि गवर्नमेंट ही वो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन थी जिसके पास उतना पैसा था, और अगर नहीं था तो वो लोन लेकर उतना बड़ा रिस्क लेने की कैपेसिटी केवल गवर्नमेंट के पास थी। कोई प्राइवेट सेक्टर के पास इसका जो है उतना ज़्यादा दमखम नहीं था। तो जो चीज़ चाहिए उनको तो हम इंपोर्ट करने के लिए तैयार थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट होने को तैयार थे। हमने बोला कि हम एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पैटर्न ऑफ ग्रोथ को फॉलो करेंगे, इनवर्ड लुकिंग मॉडल को फॉलो करेंगे, यानी कि हम अपनी खुद की कैपेसिटीज, खुद की कैपेबिलिटीज, खुद की एबिलिटीज को जो है डेवलप करेंगे और अपनी नीड्स को, अपने क्रिटिकल नीड्स को खुद फुलफिल करेंगे। कि इनवर्ड लुकिंग प्रकार का मॉडल को अपनाया गया। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस क्या था, क्यों था, कैसे था, वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उसके ऊपर मैं वापस से टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। इंडियन मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडियन मार्केट को जो है बाहर के इंपोर्ट से बचाने के लिए, या बाहर से जो माल आने लग रहा है उसको रोकने के लिए हमने क्या करा? कोटा सिस्टम लगाया, टैरिफ्स लगाए, ड्यूटीज लगाए, और हमने हमारे मार्केट को प्रोटेक्ट कर लिया। इसे कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म। तो एक प्रोटेक्टेड
कंपटीशन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करा गया जिसके अंदर इंडियन इंडस्ट्री को एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप अपने पैरों के ऊपर खड़े होना जो है शुरू कर दीजिए, राइट। बट देयर वाज अक्यूट शॉर्टेज ऑफ फॉरेक्स, राइट, देयर वाज प्राइस राइज एंड दिस प्लान वाज ओनली मॉडरेटली सक्सेसफुल। 4.5% का टारगेट ग्रोथ रेट था, 4.3% का हमने अचीव करा। उम्मीद करता हूं कि सेल्फ रिलायंस, कोटा, टैरिफ, ड्यूटीज, प्रोटेक्शन और मार्केट को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी था, कंपटीशन को एलिमिनेट करना स्टार्टिंग के अंदर क्यों जरूरी था, ये आपको समझ में आ रहा है। जब बच्चा नया नया पैदा होता है तो उसको आप जो है रेस के अंदर नहीं दौड़ा देते, उसको आप आराम से भैया खड़े होने देते हो, खड़ा होना सीखने देते हो, चलना सीखने देते हो, दौड़ना सीखने देते हो। बहुत सालों बाद बच्चा जो है जाके रेस के अंदर दौड़ता है। ऑन सिमिलर लाइंस वही प्रकार के आर्ग्यूमेंट, कोई एक इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट जिसको कहते हैं, उसको भी यूज करा जा सकता है कि जब हमारी इंडस्ट्रीज को या हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स को एक्सपीरियंस ही नहीं था कोई भी क्षेत्र के अंदर अच्छे से बहुत बड़ा काम करने का या सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो उनको पहले काम करना सीखने देना है, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने देना है और उसके बाद जाकर वो जो है वो compete कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने क्या करा कि बाहर से हमने आने वाले जो इंपोर्ट्स है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थ्रू कोटा, टैरिफ्स एंड ड्यूटीज। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आने लग रही है। अब बात करते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान की। जब थर्ड 5 ईयर प्लान शुरू हो रहा था तो हमें ऐसा फील हो रहा था 1961 के अंदर कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो टेक ऑफ स्टेज के अंदर आ चुकी है, यानी कि बहुत अच्छी रफ्तार के ऊपर हमारी प्लेन चलने लग रही है और अब वो उड़ान भर सकती है। अब हमारा एम ये था कि हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे, सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनेंगे, राइट। अब जो एक्सपीरियंस था पहले दो प्लान्स का, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को एक लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे देखा गया कि इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब तक नहीं होगी जब तक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा या एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं होगी। और ये इतनी सही चीज़ है थर्ड 5 ईयर प्लान की दोस्तों कि सन 2000 के बाद भी ये चीज़ वैलिड रहने वाली है, थॉट्स वैलिड रहने वाली है, जब एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स के तौर पर माना जाने वाला है। अब आप उसको एक लिमिटिंग फैक्टर मान लीजिए कि उसको एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़वाने की ज़रूरत है, या फिर आप उसको प्राइम मूविंग फोर्स मान लीजिए कि एग्रीकल्चर के अंदर अगर पुश जाएगा या एग्रीकल्चर के अंदर ग्रोथ आएगी तो ऑटोमेटिकली पूरे इकोनॉमी के अंदर भी ग्रोथ आएगी। वो सारी चीजें आपस में काफी लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है मैं आपको बताऊंगा। तो एग्रीकल्चर को टॉप प्रायोरिटी दी गई थी, राइट, टू सपोर्ट द एक्सपोर्ट्स एंड इंडस्ट्री। ये प्लान बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ। थर्ड प्लान 1961 टू 66 डेट आपको याद रहनी चाहिए। क्यों फेल हुआ? चाइनीज अग्रेशन 1962, इंडो पाक वॉर 1965, सीवियर ड्रॉट 1965-66, ये सारी चीज़ें ऐसी हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। तो कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से क्या हुआ कि हमारे को मालूम पड़ा कि डिफेंस के ऊपर भी हमारे को खर्चा करना है, हम केवल डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा नहीं कर सकते हैं। अब ये क्या होने लग रहा है आपको समझना इसमें ऐसे है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल कर लीजिए कि आप मान लीजिए कि एथलीट है, ठीक है, आप स्पोर्ट्स पर्सन है और आप तैयारी करने लग रहे हैं आगे आने वाले स्पोर्ट्स इवेंट की, और आप उसके लिए अच्छा खा रहे हैं, अच्छा रेस्ट कर रहे हैं, अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और अचानक से आप दंगा फसाद के अंदर लग जाते हैं, मारामारी के अंदर लग जाते हैं, झगड़ा फसाद के अंदर आप लग जाते हैं, आपको इंजरी हो जाती है, आप किसी को इंजर कर देते हैं और आपका जो ध्यान है वो वहाँ पर डाइवर्ट हो चुका है। तो पहले आप क्या कर रहे थे, आप जो है खुद के ऊपर काम कर रहे थे, खुद के वेलबींग के ऊपर ध्यान दे रहे थे, फिटनेस पे ध्यान दे रहे थे, और अब आप क्या कर रहे हो, झगड़ा का फसाद करने लग रहे हो, राइट। तो आप मेरे को बताइए कि अगर आपका एजेंडा ओलंपिक का मेडल जीतना था तो पहले वाला सिनारियो आपके लिए बेटर था या दूसरा वाला सिनारियो आपके लिए बेटर था? ऑब्वियस सी बात है, पहले वाला सिनारियो आपके लिए बेटर था। ऑन वेरी सिमिलर लाइंस, कंट्री पॉवर्टी से निकलने की कोशिश कर रही है, माल न्यूट्रिशन को टैकल करने की कोशिश कर रही है, हंगर को टैकल करने की कोशिश कर रही है, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को टैकल करने की कोशिश कर रही है, इनइक्वालिटी को टैकल करने की कोशिश कर रही है, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर जनता की एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के चैलेंजेस को टैकल करने की कोशिश कर रही है। इस संदर्भ के अंदर, इस सिनारियो के अंदर यदि वॉर्स हो जाते हैं, यदि सूखा बढ़ जाता है, ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर इस प्रकार की परेशानियां आ जाती है, तो क्या देश के अंदर परेशानी आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, और वही परेशानी की मैं बात करने लग रहा हूं। अभी तक हमने डिफेंस के ऊपर अगर खर्चा नहीं करा था तो ये दो वॉर्स हमारे को ये सिखा देंगे कि डिफेंस के ऊपर खर्चा करना जरूरी है। हमारा देश गरीब देश, जिसके पास पैसा नहीं है या कमी ज्यादा है पैसे की, और दुनिया भर के चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हैं, उसके अंदर हमारे सामने एक और बर्डन ऑफ एक्सपेंडिचर आ चुका है, वो है डिफेंस एक्सपेंडिचर, विच इज द मोस्ट क्रिटिकल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमारे नेबर्स की क्या रियल इंटेंशन है और उनकी क्या माइंडसेट है ये हमारे को मालूम पड़ चुका है इन द 60s। उसके बाद से हमने डिफेंस एक्सपेंडिचर के अंदर कभी नहीं रखी जितना हमने
कर सके उतना हमने करे, बट द पॉइंट इज इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं कि वो पैसा अगर डिफेंस के अंदर जो जा रहा था उसी से मेरे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हाईवेज, डैम्स, साइंटिफिक लेबोरेटरीज वगैरह बन जाते तो क्या मेरे देश के लिए बेटर नहीं होता? क्या देश के लोगों के लिए बेटर नहीं होता? लेकिन वो एक आइडियल सिनारियो था जिसके अंदर मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा बॉर्डर फ्रेंडली है, बट मेरा बॉर्डर फ्रेंडली नहीं है तो अब मेरे को डिफेंस के ऊपर भी खर्चा करना पड़ेगा। बट आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जहां पर रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड चैलेंजेस आर मेनी, उसके अंदर ये कितना बड़ा प्रॉब्लम था। थर्ड 5 ईयर प्लान was a thorough failure because of the scenarios that we faced in the third 5 year plan। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। अब देखिए 3 एनुअल प्लान्स आएंगे, राइट? 66, 67, 67, 68, 68, 69। अब 5 ईयर प्लान नहीं आएगा, ये 3 साल के विंडो के अंदर एनुअल प्लान आएंगे। इस पीरियड को हम प्लान हॉलीडे भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई प्लान नहीं था। कैसा हुआ कि थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हो गया। फोर्थ 5 ईयर प्लान शुरू करने के पहले हमारे को चीज़ों को स्टेबिलाइज करना था, हमारे को इकोनॉमी को जो है स्टेबिलाइज करना था, उसके बाद हम प्लान शुरू करना चाहते थे। हमने करा डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी। डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी से होता है एक्सपोर्ट बूस्ट। ये मैंने पिछली वाली स्थापना एज वेल एज पूरा डिटेल के अंदर क्रैश कोर्स के अंदर डिस्कस करा है। आपको मालूम होना चाहिए कि डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी और एक्सपोर्ट्स के प्रमोशन के अंदर क्या लिंक है, राइट? अलॉन्ग विथ इन्फ्लेशनरी रिसेशन, राइट? फेलियर ऑफ थर्ड प्लान एंड ऑल्सो दैट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी। तो डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी हमने करा था लेकिन उससे काम नहीं हुआ। इन्फ्लेशन आया हमारे इकोनॉमी के अंदर, स्लो डाउन आया हमारे इकोनॉमी के अंदर, तो ये प्रॉब्लम्स थे। तो डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी क्यों करा था? एक्सपोर्ट बूस्ट करने के लिए, लेकिन एक्सपोर्ट तो बूस्ट हुआ नहीं, लेकिन डिवैल्यूएशन की वजह से इन्फ्लेशन और आ गया, रिसेशन तो था ही, हमारे यहाँ पर ग्रोथ हो नहीं रही थी, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हम चले गए थे। हमने क्या करा? फोर्थ 5 ईयर प्लान लॉन्च करने के पहले 3 एनुअल प्लान्स को इंट्रोड्यूस करा ताकि जो क्राइसिस इन एग्रीकल्चर, सीरियस फूड शॉर्टेजेस हैं, राइट, उनको जो है टैकल करा जा सके। ड्यूरिंग दीज प्लान्स अ होल न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी वाज इंप्लीमेंटेड। न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करी जाने लग रही है। खाने की बड़ी कमी है, बेसिक व्हीट, बेसिक राइस, ये सब ग्रेन्स हमारे पास नहीं है और ये हमारे को अमेरिका से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। और अमेरिका एक ऐसा देश है जो कोई भी चीज़ आपको मुफ्त में नहीं देगा, अगर वो देगा तो जता देगा, बता देगा कि मैंने आपको दिया है, आप मेरे अधीन हैं, आप मेरे नीचे हैं, आप मेरे सबॉर्डिनेट हैं, और अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो आपको जो मैं बोलूँगा वो आपको करना पड़ेगा, मेरी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, मेरी जी हजूरी करनी पड़ेगी। तो ये प्रकार का जो अमेरिका का एटीट्यूड था और शायद है, इसकी वजह से भारत देश को और उसके जो लीडर्स थे, खासकर इंदिरा गांधी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और जब उन्होंने रियलाइज़ करा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तब उन्होंने बोला कि कुछ करना पड़ेगा, और वो कुछ करने के अंदर जो है न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी को अपनाया गया। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन, सारी चीज़ों को तैयार करवाया गया। ग्रोथ टारगेट वाज नॉट सेट फॉर 3 इयर्स। कोई टारगेट रखने का मतलब नहीं है, एक तो हम लड़खड़ाने लग रहे हैं, ऊपर से मीलों भागने का टारगेट रखना कोई मतलब नहीं है। पहले चीज़ों को स्टेबिलाइज करो। ग्रोथ रेट 3.9% आई। एनुअल प्लान के अंदर इकोनॉमी ने अब्जॉर्ब करे सारे शॉक्स और उसके बाद वापस से प्लान्ड ग्रोथ का रास्ता खुला। तो अगर आपको यूपीएससी पूछे प्लान हॉलीडे 1966 to 69 आपको मालूम होना चाहिए, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी मालूम होना चाहिए, डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी करा था, इन्फ्लेशन आ गया था, स्लो डाउन आ गया था, इसकी वजह से थर्ड 5 ईयर प्लान और फोर्थ 5 ईयर प्लान के बीच में गैप था। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। फोर्थ 5 ईयर प्लान की अगर बार मैं आपको बात करूँ तो उसके अंदर 2 ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब क्या हो रहा है कि रिफ्यूजल ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम द अलाइज। हमारे अलाइज, हमारे दोस्त, हमारे साथियों ने हमारे को रॉ मटेरियल्स नहीं दिए, हमारे को एसेंशियल इक्विपमेंट्स नहीं दिए इंडो पाक वॉर के दौरान। तो हमारे को ये चीज़ मालूम पड़ गई कि हम जो है इन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते जिनको हम हमारा दोस्त, साथी या अलाई मानने लग रहे थे। तो हमने क्या बोला? ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। हम ग्रोथ भी लाएंगे, स्टेबिलिटी भी लाएंगे, सेल्फ रिलायंस भी लाएंगे। तो ये सारे गोल्स मोटा मोटी वही प्रकार के हैं जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर के अंदर आपको बताए थे, राइट? तो देखिए ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया। द लास्ट 3 years डिड नॉट मेजर, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर दिया गया। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया। आज भी फैमिली प्लानिंग के ऊपर ध्यान दिया जाने लग रहा है। इन द प्रेजेंट सिनारियो 2020 से लेकर 2027 तक जो भारत का पॉपुलेशन है वो दुनिया के अंदर शायद सबसे बड़ा हो जाएगा। इन दिस सिनारियो हमारे पास लैंड तो जो था उतना ही है, पानी जो था उतना ही है, तो हमारी पॉपुलेशन अगर बढ़ती चले जाने वाली है तो रिसोर्सेज के शॉर्टेज के अंदर अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उस पॉपुलेशन का वेलफेयर को हम कैसे इंश्योर कर पाएंगे? ये हमारे सामने आज एक लाइव चैलेंज है, प्रेजेंट चैलेंज है, और वो टाइम पे भी ये चैलेंज था। और इसीलिए फैमिली प्लानिंग की प्रोग्राम्स की बात जो है वो टाइम से सरकार ने करनी शुरू करी थी, जिसका रिजल्ट आज हमारे को ये है कि चलो अब भारत की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो स्लो डाउन तो हुई है, भले ही पॉपुलेशन बढ़ने लग रही है लेकिन ग्रोथ रेट स्लो डाउन हुई है, और वो इसलिए हो पाई है क्योंकि वो टाइम से हमने फैमिली प्लानिंग
प्रोग्राम्स के बारे में बात करना शुरू करा था। हम चाइना नहीं है, हम इंडिया है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो लोगों को अवेयर करके, सिखा के, जागरूक करके हमने ये काम करवाया था। फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है सेल्फ रिलायंस के बारे में बात करेगा, ग्रीन रेवोल्यूशन का नया चैप्टर को ओपन अप करने की बात करेगा। एनुअल प्लान 66 टू 69 थे। द फोर्थ प्लान ट्राई टू कंसोलिडेट द पोजीशन ऑन द फूड फ्रंट, खाने की कमी हमारे पास नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ के ऊपर काम जो है 3 एनुअल प्लान्स के अंदर शुरू हो गया था और फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंदर वो काम को जो है कंसोलिडेट कर लिया गया था। बांग्लादेशी रेफ्यूजीज का इन्फ्लक्स हुआ था यहाँ पर इंडिया के अंदर, बहुत सारे बांग्लादेशी रेफ्यूजीज आए थे आफ्टर 1971, उनको भी हमने जो है शरण दी थी, उनका भी खर्चा हमने उठाया था, उनको हमने मदद प्रोवाइड करी थी, बांग्लादेश को क्रिएट करवा के दिया था, पाकिस्तान को लेसन सिखवा कर दिया था, सारी चीज़ें हमने करी। बट प्लान बेसिकली इज कंसिडर्ड एज अ बिग फेलियर, क्योंकि प्राइस सिचुएशन के ऊपर जो है काफ़ी खराबी आने लगी, क्योंकि प्राइस जो है कंट्रोल नहीं होने लग रही थी। वो टाइम पे क्रूड ऑयल का भी शॉक लगा था, पूरे दुनिया को क्रूड ऑयल का शॉक लगा था, इंडिया को भी थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट आया था। तो जो हमारी ग्रोथ रेट थी 5.7% जो हमारी ग्रोथ रेट का टारगेट था, उसमें से केवल 3.3% ही अचीव हो पाया था। आपको याद रखना है इसके अंदर इसका पीरियड आपको मालूम होना चाहिए। सेल्फ रिलायंस, फैमिली प्लानिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन, बांग्लादेशी रेफ्यूजीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स है इस प्लान के बारे में बात करने के दौरान। अगर फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बारे में बात करूं तो उसका पीरियड जो है वो 1974 टू 79 है। इन द बैकड्रॉप ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस अराइजिंग आउट ऑफ रन अवे इन्फ्लेशन। रन अवे इन्फ्लेशन का मतलब मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखा है क्रैश कोर्स में। उसका मतलब होता है कि अचानक से आपका इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, उस प्रकार की प्राइस की अगर स्थिति रहती तो उसको हम कहते हैं रन अवे इन्फ्लेशन। और वो इसलिए हुआ था क्योंकि ऑयल प्राइजेस का जो शॉक लगा था उसकी वजह से इंडिया के अंदर सारे प्राइजेस इंक्रीज हो गए थे। आज भी अगर ऑयल के प्राइजेस इंक्रीज हो जाते थे बीच में, अब तो शायद नहीं होने वाले हैं, लेकिन जो ऑयल के प्राइस अगर जंप मार जाते थे $100, $120, $140, $150 पे अगर ऑयल का प्राइस चला जाता था, तो उसकी वजह से हमारे को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन इंडिया के अंदर देखने को मिलता था। अब देखिए फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंदर हम क्या बोलेंगे कि ग्रोथ के ऊपर हमारा फोकस जितना अभी तक था, अब वो हमारा फोकस बन जाएगा ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस या ग्रोथ विथ रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब ये बात सामने आ जाएगी क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी है। ऑलमोस्ट 25 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के अंदर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है, पॉवर्टी कम होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है, इनइक्वालिटी कम होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। तो ये सारी प्रॉब्लम जब हमने देखी तो हमने रियलाइज़ करा कि द सिचुएशन कैन नॉट बी हैंडल्ड ओनली बाय ग्रोथ। हमारा टारगेट होना चाहिए ग्रोथ विद सोशल जस्टिस या ग्रोथ विद रीडिस्ट्रीब्यूशन। सो यही चीज को जो है अब जो है फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंदर जो है करा जाएगा। फर्स्ट 3 प्लान्स फोकस्ड ऑन ग्रोथ विद द बिलीफ कि ग्रोथ रेट बढ़ेगी तो ट्रिकल डाउन होएगा। ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होता है कि आप इमेजिन करिए कि ये ग्लास है supported by 2 glasses, those 2 glasses are supported by 3 glasses, those 3 glasses are supported by 4 glasses and those 4 glasses are supported by 5 glasses। यानी कि 5 ग्लास रख दीजिए, एक से एक जोड़कर, उसके ऊपर 4 रख दीजिए, उसके ऊपर 3 रख दीजिए, उसके ऊपर 2 रख दीजिए, उसके ऊपर 1 रख दीजिए। हमारा पिरामिड जो बना ये हमारा समाज है। जो नीचे वाला सेक्शन है वो गरीब सेक्शन है और जो ऊपर वाला सेक्शन है वो अमीर सेक्शन है। ट्रिकल डाउन थियरी का मतलब ये है कि आप अमीरों को जो टॉप सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको आप इंसेंटिव्स दीजिए, सब्सिडीज दीजिए, टैक्स में छूट दीजिए, और ये सारी चीज़ें आप जब अमीरों के लिए करेंगे तो उसका बेनिफिट ऑटोमेटिकली कैसे ना कैसे करके गरीबों तक चला जाएगा। कैसे कि अगर आपने अमीर को सब्सिडी दी, अमीर को इंसेंटिव्स दिए, अमीर से टैक्स कम लिया, अमीर को आपने प्रमोट करा, तो वो नया सेटअप कर पाएगा, नया फैक्ट्री लगाएगा, नया उद्योग शुरू कर पाएगा, नया काम शुरू कर पाएगा, जिसके अंदर वो नीचे वाले लोगों को एम्प्लॉय कर पाएगा और सबको जो है वो अपने साथ आगे लेकर जा पाएगा। तो मतलब क्या है कि हम अमीर का पेट भरे, अमीर की तिजोरी भरे, यानी कि उस ग्लास के अंदर अगर आप इमेजिन करते हैं कि वाइन आपने भरी तो वो वाइन जो है ट्रिकल डाउन करती करती सारे ग्लासों के अंदर चली जाएगी। ये है ट्रिकल डाउन थियरी कि जो अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट्स दिए हैं उसका राउंड अबाउट इफेक्ट हमारे को ऑटोमेटिकली लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के ऊपर देखने को मिलेगा, राइट। तो ये हमने सोचा था एंड इन द लॉन्ग रन इवन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर वुड गेन। ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है सबको बेनिफिट देगा। इट इज लाइक अ सॉइल, ऊपर वाले लेयर के ऊपर बारिश गिरी तो नीचे वाले लेयर में पानी आ जाएगा। हाउएवर नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैपेंड। ऐसा कुछ ट्रिकल डाउन नहीं हुआ जिसकी वजह से अब हमारे को डायरेक्ट पॉवर्टी के ऊपर एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के ऊपर काम करना है। जो भी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करना है गरीबी को हटाने के लिए, कम करने के लिए, ग्रास रूट लेवल के ऊपर जाकर हमारे को करना है।
तो हमने क्या करे, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स शुरू करे, लोगों के लिए फूड फॉर वर्क दिया, है ना, कि आप काम करिए आपको खाना मिलेगा। फिर धीरे धीरे हमने वो काम के बदले में वेजेस देने शुरू करे, हमने लोगों को स्किल्स देने शुरू करे, एजुकेशन देनी शुरू करी, लोन्स देने शुरू करे, इंसेंटिव्स देने शुरू करे, ताकि गरीबी को हटाया जा सके, लोगों को जो है, समाज को जो है, लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो है अपलिफ्ट करवाया जा सके। प्रमोशन ऑफ हाई रेट ऑफ ग्रोथ तो है ही है, साथ साथ में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे भी हमारे को काम करना है, राइट। ये सारी चीज़ों पे हमारे को काम करना है। लेकिन आ गई बीच में आपकी इमरजेंसी 1975, उसके बाद आया आपका प्राइम मिनिस्टर्स 20 पॉइंट प्रोग्राम। तो एम्फोसिस जो थोड़ा सा है वो शिफ्ट हो चुका है, लोगों का ध्यान इकोनॉमी पे कम, पॉलिटिकल साइंस पे ज़्यादा जा चुका है। 5 ईयर प्लान बैकग्राउंड में चला गया। जनता पार्टी केम टू पावर इन 1978, जो इंदिरा गांधी का लॉन्च करा हुआ 5th 5 ईयर प्लान था उसको टर्मिनेट कर दिया गया और उसकी जगह पे लेकर आया गया कुछ और, क्या आगे बताऊंगा। तो जो ग्रोथ रेट 4.4% रखी थी वो आ गई हमारी 4.8% की ग्रोथ रेट आई थी। और ये प्लान था जिसके अंदर गरीबी हटाओ, ट्रिकल डाउन इफेक्ट, सोशल जस्टिस, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात करी गई थी। 5th 5 ईयर प्लान 1974-79 की मैं बात करने लग रहा हूँ, राइट। रोलिंग प्लान क्या है, देयर वर 2 6th प्लान्स, ठीक है, 2 6 प्लान्स। अब देखिए जनता गवर्नमेंट आई और उन्होंने एक नया प्लान को पुट फॉरवर्ड करा 78 to 83 के पीरियड के लिए, फोकसिंग ऑन एम्प्लॉयमेंट, राइट। एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान देते हुए उन्होंने फोकस करा, इन कॉन्ट्रास्ट टू नेहरू मॉडल विच द गवर्नमेंट क्रिटिसाइज फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। तो देखिए मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। अब जो महालनोबिस प्लान था, जो नेहरू जी के दौरान प्लान लॉन्च करा गया था, उसके अंदर हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्फोसिस दिया गया था। एंड हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज रहती है जिनके अंदर उतना जॉब्स क्रिएट नहीं होते हैं। आपकी जो लेदर, टॉयज, फुटवेयर या टेक्सटाइल्स या ये प्रकार की जो आपकी इंडस्ट्री है, जूट, राइट, ये प्रकार की जो आपकी इंडस्ट्री है, राइट, जूट प्रोसेसिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये प्रकार की जो इंडस्ट्रीज है इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होते हैं, राइट। और ये जब जॉब्स क्रिएट होते हैं तो हमारी बढ़ती हुई आबादी को क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, जॉब्स चाहिए। तो ये प्रकार की इंडस्ट्रीज़ के ऊपर अगर हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करे होते, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए साम दाम दंड भेद सारे मतलब जो बोलते हैं ना स्टोन्स को अनटर्न करा होता, तो हमारे पास जॉब्स क्रिएट हुए होते। जो जॉब्स क्रिएट अगर होते तो शायद लोगों का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता था। लेकिन पॉइंट ये था कि ये प्रकार की इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए जो मशीनरीज रिक्वायर्ड थी, टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड थी, वो हमारे को इंपोर्ट करनी पड़ने वाली थी। तो शायद उसको प्रमोट करने का कारण ये था कि नहीं करने का कारण ये था कि हमारे पास ये सारी टेक्नोलॉजीज इंपोर्ट करें या इन टेक्नोलॉजीज को खुद डेवलप करें, खुद बनाएं, खुद सेल्फ रिलायंस लें, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस के ऊपर ध्यान दें। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर जब हमने काम करा तो हमने जो है अभी तक जो फोकस रखा था वो हैवी बेसिक इंडस्ट्रीज पे रखा था। रोलिंग प्लान के अंदर जनता गवर्नमेंट आएगी, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करने वाली है। और आज मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि ठीक है, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमने हमारा बेस बनाया, लेकिन आज भी इंडिया के अंदर लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप कम है। चाइना के सामने, बांग्लादेश के सामने हम खड़े नहीं हो पाते इन टर्म्स ऑफ लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग। वो आज भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है कि जितना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग की कॉम्पिटिटिवनेस इंडिया के अंदर नहीं है, उसकी वजह से वो सेक्टर ग्रो नहीं हुआ, उसकी वजह से जितने जॉब्स चाहिए थे वो जॉब्स क्रिएट नहीं हुए, उसकी वजह से आज भी हम प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने लग रहे हैं, जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी गई थी इस प्लान के दौरान कि एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स के ऊपर हमारे को ध्यान देना है। जनता पार्टी, जनता गवर्नमेंट जो है उनकी सरकार गिर गई, मिली जुली सरकार थी, किसी ने यहाँ खींचा, किसी ने वहाँ खींचा। 1980 के अंदर कांग्रेस केम बैक टू पावर, उन्होंने जनता पार्टी का बनाए हुए प्लान को जो है वो आउट कर दिया और उन्होंने एक नया प्लान लेकर आए, अगेन विद द आइडिया ऑफ डायरेक्टली अटैकिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, राइट। तो अब देखिए 6th 5 ईयर प्लान आपके सामने रखा है 1980 to 85। ट्राइसेम यानी कि ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, IRDP यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, NREP यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, तो स्किल्स देने के लिए, रूरल डेवलपमेंट करवाने के लिए। स्लैक सीजन यानी कि जब खेती के अंदर काम नहीं होता तो लेबर करे क्या, तो लेबर कुछ करेगा नहीं तो वो खाएगा क्या, कमाएगा क्या, रहेगा कैसे। तो जो स्लैक सीजन है उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हमने NREP को लॉन्च करा था। वो NREP को ही इवॉल्व करते 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 आज हम जो है वो मनरेगा के फॉर्म के अंदर वो प्लान को चलाते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की मैं बात करने लग रहा हूं, राइट। तो ये ट्राइसेम, IRDP, NREP ये सारे आपके 6th 5 ईयर प्लान के साथ एसोसिएटेड है। सक्सेस माना जा सकता है। मोस्ट ऑफ द टारगेट्स वर रियलाइज्ड। 1980 to 85 के पीरियड की बात होने लग रही है। 5.2% का टारगेट था, 5.7% हम लोग अचीव कर पाए थे, राइट। मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री फेस सीवियर फमाइन कंडीशन, एग्रीकल्चरल आउटपुट वाज लेस देन द रिकॉर्ड आउटपुट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो इसके ऊपर हमारे को काम करने की रिक्वायरमेंट थी। 7th 5 ईयर प्लान के बारे में अगर हम बात करें
तो ये राजीव गांधी का पीरियड है। 7th 5 ईयर प्लान के अंदर इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ेगी। फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी पे प्लान का फोकस था, राइट। प्लान वाज वेरी सक्सेसफुल। 6% ग्रोथ रेट अगेंस्ट द टारगेटेड 5%, विद द डेकेड ऑफ 80 स्ट्रगलिंग आउट ऑफ द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ एक प्रकार का एक व्यंग था, राइट, कि इंडिया की जो 4% की ग्रोथ रेट थी, सब 4% की जो ग्रोथ रेट थी, सब 4% यानी कि बिलो 4% की तो ग्रोथ रेट थी, जो ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली हम लोग देख रहे थे 50, 60, 70s के अंदर हमारी ग्रोथ रेट 4% के आगे नहीं जा पा रही थी मोटा मोटी। तो उसका मतलब ये था, तो वो जो 4% की जो ग्रोथ रेट थी उसको बोला गया कि ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, ठीक है। उस हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ मतलब एक व्यंग है भाई, किसी ने टर्म कॉइन कर दिया है ना, तो वो टर्म कॉइन कर दिया तो कर दिया, ठीक है। तो उसके हम आगे उठ पाए, उसके हम आगे निकल पाए और हम 6% ग्रोथ को अचीव कर पाए इन द 7th 5 ईयर प्लान। देखिए 7th 5 ईयर प्लान एक वो पीरियड है, इसके दौरान क्या हो रहा है कि एक थॉट के अंदर परिवर्तन आ चुका है। थॉट के अंदर परिवर्तन ये आया है कि राजीव गांधी ये बोल रहे हैं कि इंपोर्ट तो करना भारत की नीड है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। ना केवल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना है, बट आधुनिक टेक्नोलॉजी भी हमारे को इंपोर्ट ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास बनाई हुई नहीं है। अब वो टेक्नोलॉजी को क्या हम बनाई हुई नहीं है तो क्या इंपोर्ट भी ना करें? इंपोर्ट तो करना पड़ेगा। अब इंपोर्ट करना पड़ेगा तो पैसा देना पड़ेगा। पैसा आएगा कहाँ से? पैसा आएगा तब जब ग्रोथ होगी। पैसा आएगा कहाँ से? जब एक्सपोर्ट होगा। तो काम करना पड़ेगा एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए, काम करना पड़ेगा इंडिया की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। वो ग्रोथ बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स होंगे कंट्री के अंदर से, तो देश पैसा कमाएगा। वो देश से वो जो पैसा कमाएगा उससे हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपोर्ट्स है उसको हम खरीद के लेकर आ पाएंगे। तो राजीव गांधी ने ये थॉट को इंट्रोड्यूस करा और उसके बाद से हम देखेंगे कि 1980s के दौरान ये चीज़ का पॉजिटिव असर भी देखने को मिला। लेकिन इसी 1980s के दौरान एक बहुत ही बेकार चीज़ होने लग रही है, जो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। 7th 5 ईयर प्लान, पहले आपको अचीवमेंट्स बताता हूँ। प्लान पीरियड फेज 1 जो 1951 टू 90 का था, ग्रोथ रेट हमने एक्सेलरेट करी थी। अंग्रेजों के ज़माने में 0% की ग्रोथ रेट रहा करती थी, फिर वो 2%, 4%, 5%, 6% हो गई। एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट हुई, फमाइंस की कंडीशन जैसे कभी कभी आई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि लोग भूखमरी से लाखों करोड़ों लोग मर गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन हम लेकर आ पाए, नई स्ट्रेटेजी हम लेकर आ पाए। हैवी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का बेस था ही नहीं, उसको हम डेवलप कर पाए। इम्बैलेंस था इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के अंदर, उसको हम रिड्यूस कर पाए इम्बैलेंसेस को, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड थी उसको हम डेवलप करवा कर ले पाए। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आपकी रोड्स, पावर प्लांट्स, सारी चीज़ों को, इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम्स, ये सारी चीज़ों को हम बनवा पाए। जो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बोले थे नेहरू जी ने, तो बनवा पाए, उसके अंदर डाउट नहीं है, हम बनवाए उसको। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल बेस था या जो इंडस्ट्रीज हमने सेटअप करी थी, इट वॉज नॉट अ वेरी डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल बेस, इट वॉज नॉट अ वेरी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल बेस, इट वॉज नॉट एन इंडस्ट्रियल बेस विच क्रिएटेड लॉट मेनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ये कमी थी। पॉवर्टी के ऊपर, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के ऊपर काम करना हमने शुरू करा 70s के अंदर, हमने बात करनी शुरू करी, गरीबी हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ। लेकिन पॉइंट ये है कि उसको हम हटा नहीं पाए, सो मच सो दैट कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी वॉज वेरी हाई, इनइक्वालिटी वॉज वेरी वेरी हाई। उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। हमने लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करी थी, एग्रीकल्चर के अंदर हम वापस से बात करेंगे लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। तो हम लैंड रिफॉर्म्स करवाना चाहते थे, हम चाहते थे कि हर एक एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड के पास डिसेंट अमाउंट ऑफ लैंड रहे, खुद की ओनरशिप का, जो वो खुद कल्टीवेट कर सके, राइट। हमारे को ओनर कल्टीवेटर्स बनाने थे, जो टेनेंट्स थे उनको ओनर कल्टीवेटर्स बनाना था, जो शेयर क्रॉपर्स थे उनको ओनर कल्टीवेटर बनाना था, जो लैंडलेस मजदूर थे उनको भी कोई लैंड देके ओनर कल्टीवेटर बनाना था। ये हमारी मंशा थी, हमारा इंटेंशन था। इन रियलिटी हो पाया? नहीं हो पाया। इन रियलिटी क्या हुआ कि ये लैंड रिफॉर्म्स को कैसे भी करके फेल करवा दिया गया। कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा। पॉइंट ये है कि लैंड रिफॉर्म्स तो फेल हो गए। अब इंडिया को भी लैंड रिफॉर्म्स की कोई अर्जेंसी नहीं थी, ना ही इंडिया के लीडर्स को कोई अर्जेंसी थी। क्यों? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से खाना तो बन चुका था। अब खाना जब बनने लग गया है और लोगों के पास हम खाना पहुंचाने लग रहे हैं, तो लैंड रिफॉर्म्स की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, किसी को मतलब ही नहीं था। विच वॉज अ मेजर फेलियर इन द एग्रीकल्चरल स्कीम, इन द एग्रीकल्चरल सिनारियो, दिस वॉज अ मेजर फेलियर। सो दीज आर सम ऑफ द अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स। ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको यूपीएससी ने अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा रिगार्डिंग प्लानिंग पीरियड 1951 to 1990, you should be able to answer it, and you will be able to answer it only and only if you have a clear understanding of what I have discussed in the last 35 odd minutes. I hope आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग रही है, and you are really enjoying the lecture. If you are enjoying the lecture, please like the lecture and share the lecture. उससे ज़्यादा हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। इकोनॉमिक क्राइसिस 1991 के बारे में बात करें तो अब बात करें बैकग्राउंड की। आई टोल्ड यू 1980s के अंदर कुछ प्रॉब्लम होने लग रही है। प्रॉब्लम क्या होने लग रही है? आप एक फैमिली को इमेजिन करिए, एक फैमिली जो खर्चा बहुत ज़्यादा कर रही है, उनकी आमदनी कम है। तो सपोज कर लीजिए कि मैं वो फैमिली हूँ, राइट, और मैं आपको आके बोलता हूँ
कि यार आज थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा हो गया, इनकम थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा पैसा दे दो, आपने मेरे को थोड़ा सा पैसा दे दिया, मैं आपको कल आके बोलता हूँ आज भी थोड़ा सा पैसा ज़्यादा खर्चा हो गया, इनकम थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा पैसा दे दो। और ऐसे करके मैं थोड़ा 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 करके पैसा ले रहा हूँ, और एक दिन आपके मन में शक पैदा हो जाएगा कि यार ये आदमी हर बार आ रहा है और बोल रहा है कि आज इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, पैसा दे दो, और मैं इसको पैसा देते जा रहा हूँ, राइट। तो आज नहीं तो कल आप सोचोगे कि क्या ये मेरे को मेरा पैसा चुका पाएगा, क्या ये मेरे को मेरा पैसा रिटर्न कर पाएगा। और जिस दिन आपको ये शक हो गया ना, उस दिन आप मेरे को पैसा देना बंद कर दोगे। वही चीज़ हमारे देश के साथ हुई। हमारे देश के अंदर क्या होने लग रहा है कि हमारा इंटरनल रिवेन्यू जनरेशन तो कुछ हो नहीं रहा है। आपने पढ़ा है, गवर्नमेंट बजटिंग में आपको पढ़ा चुका हूँ, रिवाइज भी करवा चुका हूँ। गवर्नमेंट बजटिंग के अंदर टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, सारी चीज़ें हमने आपके साथ क्रैश कोर्स के अंदर डिस्कस करी है, और आप अनबंडल्ड क्रैश कोर्स को एट 1500 रुपीज़ ले सकते हैं। अगर आपको मज़ा आएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा, राइट। तो पॉइंट ऐसा है कि इसके अंदर अब जब हमारे पास रेवेन्यू आ नहीं रहा है, भारत सरकार के पास ना ही टैक्स रेवेन्यू उतना कलेक्ट हो रहा है जितना चाहिए, ना ही नॉन टैक्स रेवेन्यू उतना चाहिए जितना आ रहा है, और खर्चे हमारे को दुनिया भर के करने पड़ रहे हैं खुद के ऑफिस चलाने के लिए, एज वेल एज दुनिया भर की वेलफेयर स्कीम्स जो हमने चालू कर रखी है उनके अंदर हम पैसा खर्चा करते जाने लग रहे हैं। सो व्हाट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डूइंग? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सपेंडिचर इज आउट ऑफ कंट्रोल, एंड गवर्नमेंट आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा खर्चा होने लग रहा है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रेवेन्यू है वो भी आउट ऑफ कंट्रोल है कि जितना लाना चाहिए वो ला नहीं पा रहे, कोई बस ही नहीं है, मतलब कोई कंट्रोल ही नहीं है रेवेन्यू के ऊपर। तो एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल नहीं है हायर साइड के ऊपर, और रेवेन्यू के ऊपर कंट्रोल नहीं है लोअर साइड के ऊपर, कि रेवेन्यू तो नीचे नीचे गिरता जाने लग रहा है, या जितना आना चाहिए उतना आ नहीं रहा है, और एक्सपेंडिचर जाते जा रहा है, उसके ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है। अब ऐसे सिनारियो के अंदर गवर्नमेंट इज रनिंग अ डेफिसिट, और वो डेफिसिट जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। 1991 के अंदर इंडिया के अंदर आया इकोनॉमिक क्राइसिस रिलेटेड टू एक्सटर्नल डेप्ट। गवर्नमेंट ने पैसा ले रखा है, अब वो रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ड्रॉप होते जाने लग रहे हैं, राइट, बहुत कम लेवल के ऊपर जा चुके हैं। हमारे को फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए? आज आपको ऑयल खरीद के लाना है तो आपको ऑयल का पेमेंट डॉलर्स के अंदर करना है, तो वो डॉलर्स आपके पास होने तो चाहिए ना पे करने को। वो डॉलर्स ही अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑयल का पेमेंट कैसे करेंगे, और अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको ऑयल देगा कौन? पॉइंट ये है कि जब हमने फॉरेन एक्सचेंज के लोन्स उठाए थे और उनको हम रिपे नहीं करे, तो जिन लोगों का भी फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के अंदर रखा हुआ था वो लोगों ने अपने अपने फॉरेन एक्सचेंज को निकाल लिया। जैसे फॉर एग्जांपल एनआरआईज, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, दे हैड पार्क्ड देयर मनी इन इंडिया बिकॉज मनी के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है इंडिया के ऊपर, अच्छा। बट व्हेन दे रियलाइज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंसेस आर इन अ प्रॉब्लम, तो उन्होंने अपना फॉरेन एक्सचेंज निकाल लिया। हमारा एक्सपोर्ट उतना हो नहीं रहा है कि हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर पाए, तो हमारे पास आ गया क्राइसिस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। साइमल्टेनियसली प्राइसेस आर राइजिंग इन इंडिया, एसेंशियल गुड्स की हमारे पास होने लग गई कमी। ये सारी चीज़ों की वजह से सरकार को जो है फोर्स करना पड़ा कि आपको जो अपने आप को जो है बदलना पड़ेगा, आपको अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ेगा। ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है ये एक साल में नहीं आया, ये फाइनेंशियल क्राइसिस आया बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द 1980s। थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 1980s वी वर सीइंग दिस प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम बड़ा होता जाने लग रहा है, राइट, लेकिन वो प्रॉब्लम को कंट्रोल नहीं करा गया। आपको पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, उसके लिए आपको फंड्स चाहिए। फंड्स के आप सोर्सेज अलग अलग है, टैक्सेशन से आप फंड्स जनरेट करिए, या फिर जो सरकारी कंपनियां हैं दे शुड रन इन अ प्रॉफिटेबल मैनर, और वो सरकारी कंपनियां अपने पेरेंट को यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ प्रॉफिट का पार्ट देना चाहिए, उनको डिविडेंड्स देने चाहिए। ये रेवेन्यू सरकार के पास आना चाहिए था, ना ही टैक्सेशन से सफिशिएंट रेवेन्यू आ रहा है और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से भी सफिशिएंट रेवेन्यू नहीं आने लग रहा है। एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम, गवर्नमेंट बोरोज टू फाइनेंस द डेफिसिट। गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है नॉट ओनली फ्रॉम बैंक्स बट ऑल्सो फ्रॉम पीपल एंड ऑल्सो फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जब हम इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम को तो हमारे को पे करना पड़ता है डॉलर्स के फॉर्म के अंदर, और ये डॉलर्स हमारे पास तब होंगे जब हम अच्छे से एक्सपोर्ट्स कर पाने लग रहे हैं। डेवलपमेंट पॉलिसीज जो हमने फॉलो करी, जो रोड्स बनवाए, डैम्स बनवाए, सारे प्लांट्स लगवाए दुनिया भर के बेसिक इंडस्ट्रीज के, तो डेवलपमेंट अगर कहीं पर भी हुआ है, कोई भी दुनिया के अंदर देश के अंदर अगर डेवलपमेंट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करा गया है तो पहले सरकार को खर्चा करना पड़ता है, रेवेन्यू बाद में आता है। हर सरकार को हर देश के अंदर ये करना पड़ा था और भारत सरकार को भी ये करना पड़ा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ये प्रकार के चैलेंजेस को कंट्रोल अगर करना है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि आपको खर्चा पहले करना पड़ेगा, फिर रेवेन्यू बाद में आएगा। आप सोचेंगे पहले पैसा आएगा फिर रोड बनाऊंगा तो पैसा आएगा कहाँ से? आप सोचेंगे पैसा आएगा फिर डैम बनाऊंगा तो पैसा आएगा कहाँ से? आप सोचेंगे पैसा आएगा फिर प्लांट लगाऊंगा, प्लांट लगेगा कैसे? आप सोचेंगे पैसा आएगा फिर हॉस्पिटल बनाऊंगा, पैसा आएगा कहाँ से? तो आपको पहले पैसा खर्ची करना पड़ेगा,
पहले आपको साधन क्रिएट करने पड़ेंगे, फिर आपको इनकम आएगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप एक बच्चे का एग्जांपल ले लीजिए। आपका बच्चा है, उसको आपको पहले पढ़ाना पड़ेगा, उसको आपको पहले न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, पहले उसकी बेसिक स्किल्स देनी पड़ेगी, पहले सारी चीज़ों पे आपको खर्चा करना पड़ेगा। 20 साल तक 25 साल तक आप खर्चा करेंगे तो फिर आप उम्मीद कर सकते हैं कि फिर वो जो है वो कुछ कमाऊ जो है वो बच्चा बनेगा, अपने प्रोडक्टिव स्किल्स को जो है वो यूज़ कर पाएगा और कुछ जनरेट कर पाएगा। लेकिन पहले आपको खर्चा करना पड़ता है। तो देश भी वैसा ही होता है कि जिसके ऊपर पहले खर्चा करना पड़ता है, और वही हमने करा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये हम करते चले गए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर एक्सपेंडिचर, बट एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हो नहीं रहा है, राइट। जब एडिशनल रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, ना टैक्सेशन से नहीं होने लग रहा है, राइट। गवर्नमेंट वाज स्पेंडिंग अ लार्ज शेयर ऑफ इट्स इनकम, राइट, जिसके ऊपर इमीडिएटली पैसा आने नहीं वाला था। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से भी इनकम नहीं आने लग रही है, राइट। फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं आने लग रही है। कंजम्पशन नीड्स के ऊपर पैसा खर्ची करा जाने लग रहा है। तो प्रॉब्लम तो यही हो रही है ना कि एक्सपेंडिचर हमारा बहुत ज़्यादा जाने लग रहा है, एंड जितनी इनकम हमारे पास आनी चाहिए वो आ नहीं रही है, जितना फॉरेन एक्सचेंज हमारे को अर्न करना चाहिए उतना हम अर्न कर नहीं रहे हैं। तो ये कीवर्ड्स मैंने आपके सामने रखे हैं। रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज नीचे जा रहे हैं, प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं, इनएफिशिएंट फिस्कल मैनेजमेंट इन द 1980s बड़ा प्रॉब्लम है, ग्रोइंग डेफिसिट मतलब सरकार का खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है, क्रिटिकल इंपोर्ट्स को लाने का साधन नहीं है, उनके लिए भी पेमेंट करने का साधन नहीं है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करना पड़ा, लो टैक्सेशन की वजह से रेवेन्यू कम है, लो पीएसयू इनकम की वजह से रेवेन्यू कम है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सरकार का बढ़ता जाने लग रहा है, एक्सपोर्ट्स के ऊपर ध्यान दिया नहीं है, राइट। इंपोर्ट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स जो है वो काफ़ी कम है, डिक्लाइनिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जाने लग रहे हैं। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि हमारे पास हमारे जो बाहर के लिए हुए लोन्स है उनके ऊपर इंटरेस्ट चुकाने का भी पैसा नहीं रहेगा, यानी कि हम इंटरेस्ट के ऊपर डिफॉल्ट कर जाएंगे। आप मेरे वाला एग्जांपल याद करिए, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आपने मेरे को पैसा दे रखा है, ब्याज पे पैसा दे रखा है, मैं आपको ब्याज नहीं दे पा रहा हूँ, आपको शक हो जाएगा, आप मेरे को वापस पैसा देंगे क्या? क्योंकि जो आदमी ब्याज ही नहीं दे पा रहा है उसके ऊपर और प्रिंसिपल उसको देना को वो मतलब ही पैदा नहीं होता है। एकदम सिंपल वाली बात है, आपके मेरे बीच में ट्रू है तो कंट्री टू कंट्री लेवल पे भी ट्रू है। जिस देश को अपने पास से जो लिया हुआ पुराने लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट देने की उसकी ताकत औकात नहीं है, उसको और पैसा देकर क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, उसको पैसा देना ही नहीं चाहिए। तो लोगों ने हमारे को पैसा देना बंद कर दिया। ऐसी परिस्थिति के अंदर हम गए वर्ल्ड बैंक IMF के पास और उनसे मांगा हमने लोन, उन्होंने दिया हमारे को लोन, लेकिन उन्होंने लोन हमारे को बिना शर्त के नहीं दिया, उन्होंने लोन हमारे को बिना कंडीशंस के नहीं दिया। उन्होंने रखी शर्तें, उन्होंने रखी कंडीशंस। उन्होंने क्या शर्त रखी कि इकोनॉमी को आपको लिबरलाइज करना पड़ेगा, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को आपको रिमूव करना पड़ेगा और गवर्नमेंट रोल को आपको कम करना पड़ेगा इकोनॉमी के अंदर, और प्राइवेट सेक्टर को कंपटीशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। ये प्रकार के चेंजेस आपको करने पड़ेंगे और ये प्रकार के आप चेंजेस करेंगे तो ही हम आपकी मदद करेंगे। ये प्रकार की जो कंडीशनैलिटीज़ थी इनको हम जो है देखेंगे, सारी चीज़ों को आगे पढ़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी सुनाई है कि कहानी, और ये कहानी के जो पात्र हैं, ये जो कहानी के किरदार है, जो एक्टर्स हैं, वो ये कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड्स यदि आपको मालूम है तो बड़े आसानी से आप किसी को भी कहानी सुना सकते हैं, राइट। तो आगे $7 बिलियन फ्रॉम इंटरनेशनल बैंक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, राइट, वर्ल्ड बैंक एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से हमारे पास पैसा आ गया। सो IBRD का फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम पॉपुलरली वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। मूविंग अहेड, कंडीशनैलिटीज आ गई। कंडीशनैलिटीज इन द फॉर्म ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट करनी पड़ेगी। ये वही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज है जिनके लिए अक्सर हम PV नरसिम्हा राव एज वेल एज श्री मनमोहन सिंह जी को क्रेडिट देते हैं कि उनके द्वारा लॉन्च करे गए रिफॉर्म्स की वजह से जो है इंडिया जो 1990s के बाद जो फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंस करा, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंस करा, दैट वाज बिकॉज ऑफ द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह अंडर द लीडरशिप ऑफ PV नरसिम्हा राव। और ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो ब्लूप्रिंट था दैट वाज बेसिकली गिवन बाय वर्ल्ड बैंक एंड IMF, और उसको इम्प्लीमेंट करा गया है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को जनरेट करा गया है। अब वो क्यों करा गया है वो भी आपको मैं समझाता हूँ, 2 मिनट में समझा दूंगा। पॉइंट कैसा है कि इतने सालों तक हमने प्रोटेक्शनिज्म वाला माहौल क्रिएट करके रखा, इंपोर्ट ड्यूटीज हाई रखी, कोटाज रखे, और इंडियन इंडस्ट्री को एक प्रोटेक्ट करके रखा फ्रॉम इंडस्ट्रीज आउटसाइड, राइट। इंपोर्ट नहीं होने दिया चीज़ों को आसानी से। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अगर मैं टीवी बना रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि यार इंडिया के अंदर तो बाहर से कोई टीवी आ ही नहीं सकता है, तो जैसा भी टीवी मैं बनाऊंगा बस वही बिकेगा, उसके अलावा और कोई चीज़ कोई खरीदने को किसी के पास कोई ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। उसी प्रकार से अगर मैं फ़ोन बना रहा था या कपड़ा बना रहा था तो मैं हर चीज़ जो है घटिया बना रहा था, बेकार बना रहा था। क्यों?
क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा मार्केट जो है क्लोज्ड है, सील्ड है, बाहर से कुछ माल अंदर आ नहीं सकता है, कोई कंपटीशन बाहर से कोई कर नहीं सकता है। इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगा रखी है, कोटा बहुत ज़्यादा लगा रखा है, जो इंडिया का बाजार है वो मेरे लिए प्रोटेक्टेड है, मैं जो बनाऊंगा वही बनेगा। तो उसके अंदर से कैसा होने लग रहा है ना कि एक डिसइंसेंटिव आ चुका है मेरे अंदर कि मैं कुछ इनोवेशन करना ही नहीं चाहता, मैं कुछ इन्वेंशन करना ही नहीं चाहता, मैं कुछ नया करना ही नहीं चाहता हूँ। बेकार माल बनाकर बेचने की मेरे को आदत पड़ चुकी है और इंडियंस के पास कोई ऑप्शन नहीं है मेरा बेकार माल बनाए जो उसको खरीदने के अलावा। जो इंडस्ट्री सेटअप करने के लाइसेंसेस थे वो भी कुछ फैमिलीज, कुछ बिजनेस हाउसेज ने जो है कंट्रोल कर रखे थे या अपने पास लेके रख लेते थे। तो ना तो प्रोडक्शन अच्छा हो रहा था, ना प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग रहा था, एक्सपोर्ट की बात तो बहुत दूर है। तो ये प्रकार का जो बेकार एक गलट का माहौल था, बेकार विदाउट जो बोलते हैं ना एक पूरा जो बोलते हैं ना एनर्जी लेस माहौल था, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई डायनामिज्म नहीं है, कोई रेस नहीं लगी हुई है, कोई डर नहीं लग रहा है कि मार्केट शेयर लूज हो जाएगा, ऐसे माहौल के अंदर बेकार ही काम होता है और वो होने लग रहा था। अगर आपको अपने देश की परिस्थिति बदलनी है, राइट, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने चैलेंज क्या रहा है कि उनको टैक्स कम मिल रहा है। तो टैक्स कम क्यों मिल रहा है? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कम हो रही है? क्योंकि आप क्या लाइसेंसेस के थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर रहे हो, आप कोई कंपटीशन इंडिया की इंडस्ट्रीज के सामने आने नहीं देते हो बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। तो ऑटोमेटिक सी बात है ना, जब आपने ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखा हुआ है, प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ये सोचते हुए कि आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन इससे कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। क्योंकि जो इंडियन इंडस्ट्री है वो एकदम ज़्यादा जो स्टंटेड रह चुकी है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाई है, वो कंपिटिटिव नहीं है, वो दुनिया की इंडस्ट्री के सामने खड़ी नहीं हो सकती है। और ये क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि आपकी पॉलिसीज ने उनको प्रोटेक्ट करा, और आपकी पॉलिसीज ने जिनको प्रोटेक्ट करा तो वो लोग ऐसे नासूर बन चुके हैं कि वो लोग आपको जितना रेवेन्यू देने चाहिए थे, जितना टैक्स आपको दे पाने चाहिए थे, उतना आपको नहीं दे पा रहे, जितना जॉब्स उनको क्रिएट करने चाहिए थे वो जॉब्स वो नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। तो किसकी गलती है? आपकी पॉलिसीज की गलती है या उन इंडस्ट्रियलिस्ट्स की गलती है जो उस माहौल के अंदर रहने की आदत के अंदर पड़ गए? आपकी गलती है, आपकी पॉलिसीज की गलती है। इसलिए आपकी पॉलिसीज को सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। अब पॉलिसी का चेंज करने का मतलब क्या? इंपोर्ट ड्यूटी कम करो, कोटा रिस्ट्रिक्शंस हटाओ, इंपोर्ट के ऊपर जो रेगुलेशंस लगा रखे हैं, बैन्स लगा रखे हैं, उसको हटाओ। लाइसेंसेस जो आप देते हैं कि कौन इंडस्ट्री लगा सकता है, कहां लगा सकता है, कितना मैन्युफैक्चर कर सकता है, क्या मैन्युफैक्चर कर सकता है, वो सब हटाओ। जिसको जो मैन्युफैक्चर करना है, जहां मैन्युफैक्चर करना है, जैसे मैन्युफैक्चर करना है, जितना मैन्युफैक्चर करना है वो कर सकता है। जिसको जो इंपोर्ट करना है वो कर सकता है। पूरा कंपटीशन का माहौल को आप लाने दो, धीरे धीरे लेकर आओ भले, लेकिन कंपटीशन को लेकर आओ। उसकी वजह से स्फूर्ति पैदा होगी, उसकी वजह से एक रिसर्जेंस ऑफ एनिमल स्पिरिट्स आएगा, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल पड़ेगी। और जैसे ही आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल पड़ेगी तो लोगों के पास जॉब्स क्रिएट होंगे, लोगों के पास इनकम जाएगी, लोग खर्चा कर पाएंगे। और जब लोग खर्चा कर पाएंगे तो उसकी वजह से और डिमांड क्रिएट होगी, वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए और प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा और जॉब्स क्रिएट होंगे, और एक वर्चुअस साइकिल शुरू होगा। जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी आगे बढ़ेगी तो सरकार को टैक्स का रेवेन्यू मिलेगा, और वो सरकार जो टैक्स का रेवेन्यू मिलेगा उससे सरकार का फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में आएगा। और वो फिस्कल डेफिसिट जब कंट्रोल में आएगा तो जो बाहर की इंस्टीट्यूशंस जो पहले भारत को पैसा दे रहे थे, उनको भारत को पैसा देने के अंदर जो है वापस से कॉन्फिडेंस आएगा, और वो वापस से भारत को पैसा दे पाएंगे। बट वो कब दे पाएंगे? जब भारत सरकार अपने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल के अंदर लेकर आने के सारे प्रयास करती है। भारत सरकार को इंश्योर ये करना है कि प्राइजेस कंट्रोल के अंदर रहे। प्राइजेस कंट्रोल के अंदर तब रहेंगे जब एसेंशियल आइटम्स जिनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरे तरीके से प्रोड्यूस होकर इंडिया के अंदर सप्लाई हो पाए। तो ये सारे स्टेप्स लेना है, और वो स्टेप्स लेने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिनका मतलब क्या होता है वो मैं आपको आगे चलते हुए समझाता हूं, राइट। तो आपको उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी है। तो कुछ मेजर्स तो भारत ने 1991 के अंदर स्टेबिलाईजेशन मेजर्स लिए, जो कि शॉर्ट टर्म मेजर्स है, जो कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। ये शॉर्ट टर्म प्रकार का मेजर है। करेक्ट द वीकनेसेस दैट हैव डेवलप्ड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, राइट। सो ये सारे जो है शॉर्ट टर्म मेजर्स स्टेबिलाईजेशन मेजर्स है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स कौन से? लॉन्ग टर्म मेजर्स। एफिशिएंसी इंप्रूव करने वाले मेजर्स, कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव करने वाले मेजर्स, जिनको मैंने अभी आपके सामने कहा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन? जो रूल्स एंड लॉज आपने एकदम जो जकड़ देने वाले रूल्स एंड लॉज बना रखे थे कि यहाँ पर ऐसा काम नहीं कर सकते, वहां पर इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, ये बना सकते हो, ये नहीं बना सकते हो, ये इतना ही बना सकते हो, और ये तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते हो, और ऐसे ही बना सकते हो, और वैसे ही नहीं बना सकते हो। ये सारा जो आपका ड्रामा था इसको आप कम करिए, रूल्स एंड लॉज को आप रिलैक्स करिए, हिंड्रेंसेस को आप हटाइए। इसी को हम कहते हैं
लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, सारी चीज़ों के अंदर जो है आप रिलैक्सेशन दीजिए। जो इंडस्ट्रियलिस्ट करना चाहे, जो वो सही समझे, उसको आप करने दीजिए। हर एक सेक्टर के अंदर हमने लिबरलाइजेशन लाया। इंडस्ट्रियल सेक्टर में लिबरलाइजेशन का मतलब ये है लाइसेंसिंग को हमने हटा दिया, एंटरप्रेन्योर को जो परमिशन लेनी पड़ती थी, हर स्टेज के ऊपर परमिशन लेनी पड़ती थी, उसको हमने हटा दिया। कई सेक्टर्स के अंदर प्राइवेट सेक्टर को काम करना अलाउड नहीं था, वो रिस्ट्रिक्शन को हमने हटा दिया। कई सारे गुड्स ऐसे थे जो केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर सकती थी, वो रिस्ट्रिक्शंस को हमने हटा दिया। जो प्राइजेस के ऊपर कंट्रोल लगाया गया था, उसको हमने हटा दिया। तो ये सारे प्रकार के जो लाइसेंसेस, परमिशंस, रिस्ट्रिक्शंस को जो हमने हटाया, डी रिजर्वेशन ऑफ गुड्स करा, जो पहले रिजर्व कर रखे थे गुड्स कि वो केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाएगी, उनको हमने डी रिजर्व करा। तो ये जो भी स्टेप्स लिए गए, वो स्टेप्स लिए जाने की वजह से क्या हुआ कि हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर, हमारे इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर जो है वापस से कंपटीशन आया, वापस से एक डायनामिज्म आया। फाइनेंशियल सेक्टर्स में हमने क्या रिफॉर्म्स लगाए? फाइनेंशियल सेक्टर्स मतलब क्या? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, दुनिया भर के ये सारे प्रकार के जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, इन्हें हम फाइनेंशियल सेक्टर कहते हैं। मेजर एजेंडा क्या है कि आरबीआई विल नॉट बिकम ए रेगुलेटर, इट विल बिकम अ फैसिलिटेटर। आप प्राइवेट बैंक्स को आने दीजिए, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आने दीजिए, आप नए बैंक्स के ब्रांचेस को ओपन अप होने दीजिए, आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर कंपटीशन आने दीजिए। बैंक इज लाइक हार्ट। हार्ट क्या करता है? ब्लड पंप करता है, और वो जो ब्लड पंप करता है तो हर एक ऑर्गन को जो है वो ऑक्सीजन पहुंचता है। इकोनॉमी के अंदर चाहे मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, चाहे आप किसान हो, चाहे आप कोई भी हो, हर किसी को क्रेडिट चाहिए अपना काम करने के लिए। वो क्रेडिट कौन दे सकता है? वो बैंक दे सकती है। क्रेडिट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी मर जाएगी। जैसे मेरा ऑर्गन खत्म हो जाएगा अगर उसको ब्लड नहीं मिलता है ऑक्सीजनेटेड, जो कि हार्ट पंप करने लग रहा है। तो जो भी हमारी बॉडी है, इकोनॉमिक बॉडी है, उसका हार्ट मेरा बैंक है। और बैंक्स अगर बराबर से क्रेडिट पंप नहीं कर पाने लग रहे हैं, हर एक सेक्टर के अंदर जितना क्रेडिट रिक्वायरमेंट है वो क्रेडिट नहीं दे पाने लग रहे हैं, यानी कि वो बेकार काम करने लग रहे हैं। आपने पब्लिक सेक्टर बैंकों को जो है बढ़ावा दे रखा है, प्राइवेट सेक्टर बैंकों को आपने आने नहीं दिया है। तो पब्लिक सेक्टर बैंकों के अंदर जो लोग काम करते हैं, उनकी जो मेंटालिटी थी शायद या आज भी है, वो पब्लिक सेक्टर की मेंटालिटी है। कंपटीशन चाहिए हमारे को। हार्ट का काम क्या है कि ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना लंग्स के पास से और उसको पंप कर देना बढ़िया तरीके से, एकदम बेस्ट तरीके से। तो बैंक्स क्या करती है कि बैंक्स को डिपॉजिट्स को मोबिलाइज करना है, फंड्स को मोबिलाइज करना है, राइट। तो कस्टमर्स को इनकरेज करना है कि आप आओ और हमारे पास डिपॉजिट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट इकट्ठा करना है और ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट को लेंड करना है, और फिर जो लेंड करा है उसको आपको वापस से कलेक्ट भी करना है। ऐसा नहीं कि देकर भूल गए, उसको कलेक्ट करना है, उसके ऊपर इंटरेस्ट को कलेक्ट करना है, और ये साइकिल को घुमाना है। तो ये साइकिल तो तब घूमेगी ना जब इसके अंदर जान रहेगी, जब इसके अंदर लोग आकर पार्टिसिपेट करेंगे। और वही प्रकार का काम जो है यहाँ पर करवाया गया कि प्राइवेट सेक्टर बैंकों को हम लेकर आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम बैंकों के अंदर आने देंगे, और हर प्रकार से हम सारी चीज़ों के अंदर परमिशंस देंगे। और रिफॉर्म्स हमने करे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। टैक्स रिफॉर्म्स हमने करे। टैक्स रिफॉर्म्स करे मतलब क्या कि देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस जो है उनको हमने रिड्यूस करा, कंटिन्यूस रिडक्शन इन द टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम। तो डायरेक्ट टैक्सेस को रिड्यूस करने से क्या हुआ, राइट, कि अब जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए कि पहले मैं बहुत ज़्यादा टैक्स मेरे ऊपर लगाया जा रहा था। मान लीजिए कि 50-60% ऑफ माई इनकम जो थी वो टैक्स के अंदर चली जाती थी। तो अगर मेरी 100 रुपये इनकम थी और 50-60 रुपये मुझे टैक्स देना पड़ता था, तो मेरे लिए मतलब वो बहुत ज़्यादा पिंच करने वाली चीज़ थी। यार 100 रुपये इनकम में से 50-60 रुपये टैक्स देना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं क्या करता था, रास्ते ढूंढता था चोरी करने के टैक्स को। क्यों? क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था, तो मुझे लगता था कि मैं जस्टिफाइड हूँ कि मैं टैक्स की चोरी करने लग रहा हूँ। तो मैं टैक्स की चोरी करा करता था, और भारत सरकार को रेवेन्यू सही से नहीं जाया करता था। भारत सरकार ने एक लेसन लर्न करा, और उन्होंने क्या करा कि टैक्स को कम करना शुरू करा। टैक्स को कम करने का मतलब ये होता है कि हम आपसे कम टैक्स लेंगे, लेकिन अगर आप चोरी करते हुए पाए गए तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो हमने जब भारत सरकार ने टैक्स कम कर दिया, तो मैंने क्या सोचा कि यार चलो, अब पहले 50-60 रुपये टैक्स लग रहा था, 25-30 रुपये टैक्स लगने लग रहा है। तो चलो 25-30 रुपये टैक्स तो फिर भी एक रीजनेबल टैक्स दे देते हैं, एटलीस्ट रात को चैन की नींद सो पाएंगे, राइट। क्योंकि अगर चोरी करेंगे, अब भी चोरी करेंगे, 25-30 रुपये में से भी चोरी करेंगे, तो बचा के क्या बचा लेंगे, और अगर पकड़े गए तो फिर बेकार में नाम खराब, काम खराब। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टैक्स की चोरी कम हुई। कब कम हुई? जब भारत सरकार ने टैक्स को रिड्यूस करा, ऑप्टिमाइज करा, रैशनलाइज करा। तो दिस वाज अ टैक्स, राइट। कॉर्पोरेशन टैक्स विच वाज आल्सो वेरी हाई अर्लियर, उसको भी हमने धीरे धीरे कम करा। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर हमने रिफॉर्म करे, जीएसटी वगैरह अब हम लेकर आए हैं ताकि एक पूरा नेशनल मार्केट बन सके, और उसको हम प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करने लग रहे हैं। हम पूरे टैक्स के फ्रेमवर्क को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाए टैक्स पे करना, उनको दिक्कत
दिक्कत ना हो। और सबसे ज़्यादा चीज़ आप आज इंश्योर करने की कोशिश जो ये कर रहे हैं कि हरासमेंट नहीं होना चाहिए किसी का भी, परेशान नहीं करना किसी को भी, राइट। तो ईमानदारी आप रखिए, परेशान हम नहीं करेंगे, इस प्रकार से काम हमने करने की कोशिश करी। टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर जीएसटी का नाम मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स करे हमने, रुपी को डिवैल्यू करा, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को इनकरेज करा, राइट। जो रुपी की वैल्यू है उसको हमने खुला छोड़ दिया मोटा मोटी, की मार्केट फोर्सेस विल डिटरमाइन कि व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेट ऑफ द रुपी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन नहीं करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके ऊपर से कंट्रोल को रिलीज कर देगी, मार्केट कैन डिटरमाइन कि कितना हमारे को जो है एक्सचेंज रेट रखना चाहिए। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंदर हमने रिफॉर्म्स करे, राइट, कि जो इन्वेस्ट करना चाहता है इंडिया के अंदर, चाहे एफडीआई हो, वो सारी चीज़ों को हमने हटाया। उसके अलावा यदि कोई इंपोर्टेड आइटम्स लेकर आना चाहता है इंडिया के अंदर, उसके ऊपर से भी हमने रिस्ट्रिक्शंस को हटाया। क्यों करा? क्योंकि हम चाहते हैं कि कंपटीशन बढ़े हमारे सेक्टर के अंदर, जो अच्छा है वो खड़ा रह जाएगा, जो बेकार इंडस्ट्रीज है वो बंद हो जाएगी और उनकी जगह पे अच्छी इंडस्ट्रीज आकर काम कर पाएगी। तो हम यही चाहते हैं कि जो बेस्ट है वो सर्वाइव करने चाहिए और वो और बेहतर होनी चाहिए, और जो बेकार है वो हट जाने चाहिए। तो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को हमने हटा दिया, टैरिफ्स को हमने हटा दिया, लाइसेंसिंग को हमने हटा दिया, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस सारे प्रकार के जो भी लाइसेंसेस वगैरह लगा रखे थे उनको हमने रिमूव कर दिया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? भारत सरकार ने अगर कंट्रोल हासिल करके रखा था, अपने हाथों के अंदर लेकर रखा था, तो अब भारत सरकार वो कंट्रोल को छोड़ेगी। पब्लिक से अगेन एक ही लाइन अगर मैं आपको बोलूं तो आपको एक लाइन में ये बोलूंगा कि इट इज नॉट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज बिजनेस टू बी इन बिजनेस। भारत सरकार का काम उद्योग करना नहीं है, भारत सरकार का काम सरकार चलाना है, वेलफेयर चलाना है, एक अंपायर बनना है, ना कि प्लेयर बन जाना है। खुद मैच नहीं खेलना है, मैच को खिलवाना है और अंपायर के तौर के ऊपर काम करना है। अब तक अगर हमने जो है हैवी इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री के अंदर अगर हमने खुद घुसे हुए थे ये आर्ग्यूमेंट लेकर कि प्राइवेट सेक्टर के पास कैपिटल नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के पास मैनेजरियल एबिलिटीज नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के पास ये नहीं है, और कमांडिंग हाइट्स शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये 1950s का आर्ग्यूमेंट था, 60s का आर्ग्यूमेंट था, 70s का आर्ग्यूमेंट था, 80s का आर्ग्यूमेंट था। अब 1990s और उसके आगे इसकी जगह नहीं है। होटल चलाना भारत सरकार का काम नहीं है, स्टील बनाना भारत सरकार का काम नहीं है, एयरलाइन चलाना भारत सरकार का काम नहीं है, हॉस्पिटल्स चलाना भारत सरकार का काम नहीं है। आप चलाइए, हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप बंद कर दीजिए टोटल पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स, आप चलाइए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर अगर कर सकता है और आपसे बेहतर कर सकता है तो उसको भी मौका दीजिए। तो वही है प्राइवेटाइजेशन, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद को विड्रॉ करेगी, अपनी एंटरप्राइजेस को या तो पार्ट पार्ट करके बेच देगी या आउटराइटली बेच देगी। क्यों बेच देगी? जैसे ही मैं कैपिटलिस्ट हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, राइट, और मेरे हाथ में ओनरशिप का कंट्रोल आएगा तो मैं प्रॉफिट के लिए उस फैक्ट्री को चलाऊंगा, और प्रॉफिट के लिए चलाऊंगा तो जो मजदूर काम पे आएंगे टाइम पे वो काम करेंगे, जो नहीं आएंगे वो नहीं आएंगे, जो आकर भी काम नहीं करेंगे वो भी चले जाएंगे, जो बेकार मशीनें लगी उनको हटाया जाएगा, नई मशीनों को लाया जाएगा, कंपटीशन को प्रमोट करा जाएगा, एफिशिएंसी को प्रमोट करा जाएगा, सारी चीजें जो अच्छी है, पॉजिटिव है, उनको प्रमोट करा जाएगा, और जो नेगेटिव उनको हटाया जाएगा। क्यों? उससे ही मेरा प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट के लिए मैं काम कर रहा हूं क्योंकि मैं हूं कैपिटलिस्ट। तो पॉइंट ये है कि ये सारी चीजें जो मॉडर्नाइजेशन, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें कब आएगी? जब प्राइवेटाइजेशन होगा। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि आप इंडियन बिजनेसमैन को कंट्रोल दो, प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि आप अमेरिकन बिजनेसमैन को कंट्रोल दो, वो अगर एफडीआई लेकर आते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, तो उसको भी हमारे को लेकर आना है। जो अच्छी परफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनको हम ऑटोनॉमी देंगे, उनको आज़ादी देंगे, उनके अंदर मंत्री जी इंटरफेयर नहीं करेंगे, उनके अंदर बाबू जी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो मंत्री बाबू का जो है इंटरफेरेंस को हटाओ, जो वहाँ का मैनेजर है, जो वहाँ का सीईओ है, जो उस कंपनी का हेड है, उसको आप ऑटोनॉमी दो कि वो बेहतर से बेहतर ढंग से वो कंपनी को रन कर सके, प्रॉफिट्स जनरेट कर सके, और अगर वो लोग प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते तो उनको बेच दिया जाएगा। ये चीज़ अब उनको मालूम पड़ चुकी है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप जो अपने आजू बाजू में प्रोटेक्शनिज्म की दीवारें लगा कर खड़े हो गए थे अपने देश के आजू बाजू में, उन दीवारों को आप हटाइए। आप जो है इंटीग्रेट होइए दुनिया के साथ, आप इंटरडिपेंडेंस, इंटीग्रेशन, नेटवर्क और बॉर्डरलेस वर्ल्ड का हिस्सा बनिए। जो आपके पास नहीं है उसको आप इंपोर्ट करिए, जो आपके पास है उसको आप एक्सपोर्ट करिए। आप इंपोर्ट से डरिए मत, क्योंकि ये आपका देश है, इट इज़ फ्री, इट इज़ फेयर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जितना आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं उतना आप एक्सपोर्ट करिए। आप अपनी कैपेबिलिटीज़ बनाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सपोर्ट कर सकें, एंड मोस्ट क्रिटिकल चीज़ें जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप इंपोर्ट कर सकें। तो उसका मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। आप ग्लोबलाइजेशन को अगर इमेजिन करना चाहते हैं तो आप एक मैप लीजिए, और उस मैप के ऊपर, भारत के बॉर्डर के ऊपर, आप एक बहुत ही डार्क पेन से लेकर आप एकदम घिस घिस के एकदम डार्क लाइन बना दीजिए।
और दूसरा मैप लीजिए वापस से और भारत के बॉर्डर के ऊपर एक हल्का सा पेन लेकर डॉटेड डॉटेड लाइन बना दीजिए, डैश डैश वाली लाइन बना दीजिए। पहला वाला जो आपने मैप बनाया उसके अंदर आपने एकदम जाड़ी जाड़ी लाइन बनाई भारत के बॉर्डर के ऊपर, दैट इज क्लोज्ड इकोनॉमी, दैट इज प्रोटेक्टेड इकोनॉमी। और दूसरा वाला जो आपने मैप बनाया जिसके अंदर आपने डॉटेड लाइंस बनाई है, डैश डैश हल्के हल्के लाइंस बनाई भारत के बॉर्डर के अलोंग, दैट इज द मीनिंग ऑफ अ ग्लोबलाइज्ड कंट्री, दैट इज द मीनिंग ऑफ अ कंट्री विच इज इंटीग्रेटेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विच इज एक्सचेंजिंग आइडियाज, विच इज एक्सचेंजिंग कैपिटल, विच इज एक्सचेंजिंग पीपल, विच इज एक्सचेंजिंग गुड्स, विच इज एक्सचेंजिंग सर्विसेज विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आज का भारत है, आधुनिक भारत है, जिसके अंदर जो है प्रोटेक्शनिज्म की दीवारों को हमने तोड़ा है और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का हमने हिस्सा जो है बना है, विद द कॉन्फिडेंस दैट हमारी इंडस्ट्रीज, हमारी सेक्टर्स भी जो है वो compete कर पाने वाले हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब आप लोग समझते ही हैं कि बाहर देशों से काम जो है वो इंडिया के अंदर आने लग रहा है, इस प्रकार से वो सारी चीज़ें भी बढ़ी। इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेसिक बातें आपको बता रखी है, राइट, कि 1995 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। मल्टीलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स को ये निगोशिएट करवाता है, इंप्लीमेंट करवाता है। रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजीम को ये इंप्लीमेंट करवाता है, राइट। ये सारी चीज़ें आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने यहाँ पर लिखकर दी है। 8th 5 ईयर प्लान, अगर अभी देखिए 8th 9th 10th 11th 12th 5 ईयर प्लान के बारे में बात करनी है, जो कि हम जल्दी जल्दी बात कर लेंगे, राइट। 2 साल इसको पोस्टपोन करना पड़ा था क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का दौर था, बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन खराब हो रही थी, डेब्ट बर्डन ज़्यादा आने लग रहा था, डेफिसिट हाथ के बाहर जा रहा था, रिसेशन प्रकार का माहौल था और इन्फ्लेशन बहुत हाई था, राइट। तो ये सारी चीज़ों के बैकग्राउंड के अंदर जो है आपका 8th 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसी प्लान के दौरान बहुत सारे रिफॉर्म्स को जो है इम्प्लीमेंट करा गया। यहाँ इस प्लान के दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव साहब। इस प्लान का फोकस था प्लान विद अ ह्यूमन फेस, राइट। हमने 5.6% का ग्रोथ का टारगेट रखा था एंड 6.8% हम ग्रोथ रेट को अचीव कर पाए थे। 9th 5 ईयर प्लान 1997 से 2002 के पीरियड के दौरान था। इस प्लान की थीम थी ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो डिपेंडेंस इंक्रीज हो चुकी थी, एफडीआई को है बढ़ावा दिया जाने लग रहा था और गवर्नमेंट खुद को जो है केवल सोशल सेक्टर्स के ऊपर जो है केंद्रित कर रही थी, यानी कि एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दे रही थी, जहां पर प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन लिमिटेड था। रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दिया जाने लग रहा था। 6.5% टारगेट था, 5.4% हम अचीव कर पाए थे। 10th 5 ईयर प्लान के अंदर हमने ये डिसाइड करा था कि ग्रोथ कांट बी द ओनली ऑब्जेक्टिव, मॉनिटरेबल टारगेट्स होने चाहिए डेवलपमेंट के। तो ग्रोथ एक अलग चीज होती है, डेवलपमेंट एक अलग चीज होती है। चैप्टर 2 ऑफ क्रैश कोर्स के अंदर मैंने ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है डिटेल के अंदर क्रैश कोर्स में डिस्कस करा है। क्रैश कोर्स बहुत ही सुंदर और प्यारा प्रोडक्ट है जिसको आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए। गवर्नेंस जो है मेजर फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट कंसीडर करा गया था कि जितना अच्छा गवर्नेंस होगा उतना अच्छा डेवलपमेंट होगा। और एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स माना गया था कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट अगर बढ़ेगी तो जो हमारे 50% ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी इनकम के लिए, उनकी इनकम बढ़ेगी और उनकी इनकम बढ़ेगी तो उनका स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा और उनका स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा तो जो इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा और सबका फायदा होगा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। बैलेंस डेवलपमेंट के बारे में बात करी गई थी। 8% का टारगेट था, 7.6% ग्रोथ हम अचीव कर पाए थे। 11th 5 ईयर प्लान का जो हमारा एम था दैट वाज टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पे। बाय द एंड ऑफ 10th 5 ईयर प्लान हमारा देश इमर्ज हो चुका था, सेविंग्स इंक्रीज हो चुकी थी, इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हो चुके थे। फॉरेन इन्वेस्टर्स का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने का, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर भरोसा आने लग रहा था। इंक्लूसिव ग्रोथ हमारे को लानी थी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज़ को साथ में लेकर हमारे को चलने की बात हमने करी थी। पावर्टी, माल न्यूट्रिशन, मोर्टेलिटी एज वेल एज करंट डेली एम्प्लॉयमेंट के जो प्रॉब्लम्स है उनको टैकल करने के हिसाब से हमने इस प्लान के अंदर काफ़ी अहम तरीके से काम करा था। 11th 5 ईयर प्लान के दौरान 2008-9 के अंदर आया आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसके अंदर जो अमेरिका के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनके अंदर क्राइसिस आया और उसके वजह से पूरी दुनिया के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। उसके अंदर से हम रिकवर हुए थे सब्सटेंशियली और हमने अच्छी ग्रोथ रेट को रजिस्टर करा था वापस से 2009-10 और 10-11 के अंदर। लेकिन फिर वापस से 2011 के अंदर जो दुनिया के अंदर एक आर्थिक संकट आया था, दैट वाज बिकॉज ऑफ सॉवरेन डेब्ट क्राइसिस इन यूरोप, जिसकी वजह से वापस से हमारे ऊपर एक धक्का पहुंचा था। तो जो 5 ईयर प्लान के जो टारगेट्स थे वो पूरी तरीके से अचीव नहीं हो पाए थे जितना अच्छे से वो हो सकते थे, लेकिन फिर भी काम जो था वो ठीक ठाक हुआ था। 12th 5 ईयर प्लान की यदि बात करूं तो ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो सेकेंड फाइनेंशियल क्राइसिस से उभरने लग रही थी, राइट। प्रेसिपिटेटेड बाय सिवियर डेब्ट प्रॉब्लम इन द यूरोजोन। 2012 से 17 का हमारा प्लान था। आवर ग्रोथ स्लोड डाउन टू 6.2% इन 2011/12।
12th 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था, फर्स्ट प्रायोरिटी थी, वो ये थी कि रैपिड ग्रोथ के रास्ते पे वापस जाना है, बट सिर्फ रैपिड ग्रोथ के रास्ते पे वापस नहीं जाना है, वो इंक्लूसिव भी होनी चाहिए, और अब एक वर्ड ऐड हो जाएगा, वो सस्टेनेबल भी होनी चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के बारे में ये टाइम पे अवेयरनेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज सारी चीज़ें हमारे को समझ में आ चुकी है। तो अब ग्रोथ ना केवल हमारे को फास्टर चाहिए, इंक्लूसिव चाहिए, बट सस्टेनेबल भी चाहिए, और ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है और आगे भी आपको पूछ सकती है। 4% का ग्रोथ रेट का टारगेट एग्रीकल्चर के लिए रखा गया था, 10% का टारगेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए रखा गया था। हमारे को शिफ्ट करना है पॉपुलेशन को फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस, और उसके लिए हमारे को जॉब्स क्रिएट करवाने की ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्फोसिस दिया गया था। मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस की इंपॉर्टेंस को समझा गया था और उसी हिसाब से काम करा गया था। सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, राइट टू एजुकेशन, ये प्रकार के प्रोग्राम्स को अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट करा गया था, और पॉवर्टी के अंदर काफ़ी कमी लेकर आने की कोशिश करी गई थी। अचीवमेंट्स क्या है सेकंड फेज ऑफ 5 ईयर प्लानिंग के, कि ग्रोथ रेट हमारी काफ़ी बढ़ गई थी। आप देख सकते हैं कि 80s के अंदर हमने 6% ग्रोथ रेट अचीव करी थी, एंड सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर 7 to 8% ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर लेना सेकंड फेज ऑफ 5 ईयर प्लान के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। 7 to 8% आज हम मान के चलते कि इंडिया की ग्रोथ रेट रहनी चाहिए। एक्सपोर्ट्स हम कर पाए थे। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस आया था, यानी कि एक ऐसी हालत आ गई थी कि 15 दिन का माल खरीदने का पैसा नहीं था। आज के दिन इंडिया के पास जो है मोटा मोटी 400, 450, 500 बिलियन डॉलर के बीच में जो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो उतना बड़ा हमारे पास रिजर्व्स है कि हमारे को अगर 6 महीने 9 महीने का भी अगर इंपोर्ट्स करना पड़े तो इतना पैसा हमारे पास रखा हुआ है कि 6 से 9 महीने का हम इंपोर्ट्स आराम से कर सकते हैं। बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आया, प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ हुई। जितनी भी आपकी ये कंपनियां हैं, चाहे रिलायंस हो, चाहे आपकी एशियन पेंट्स हो, चाहे फिर आपकी बजाज फाइनेंस हो, एचडीएफसी बैंक हो, इन्फोसिस हो, टाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज हो, ये सब आपकी प्राइवेट सेक्टर की नामी गिरामी नामचीन कंपनियां हैं, दुनिया की भी बढ़िया कंपनियों में से आती है ये। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमारे सर्विस सेक्टर ने भी दिया। सर्विस सेक्टर जो है कंसिस्टेंटली डबल डिजिट ग्रोथ रेट हमारे को दे पाया है। लेकिन फेलियर क्या रहे हैं, हमारा एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट उतनी स्ट्रांग, उतनी अच्छी, उतनी सस्टेन तरीके से नहीं रही है। पॉवर्टी का प्रॉब्लम आज भी हमारे सामने है, अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने आज भी, जिसको हमारे को टैकल करना है। एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए हमारे को बहुत कुछ करना बाकी है, और रूरल एरियाज के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके देना है एट पैरिटी विद अर्बन लेवल या नियर क्लोज टू अर्बन लेवल, उसके ऊपर हमारे को काम करने की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ये हो जाता है दोस्तों हमारे इस लेक्चर का एंड। यदि आपने एंजॉय करा है तो लेक्चर को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और आज के प्रयास सेशन के अंदर आके क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।